गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आपका और हमारा साथ है, हफ्ते का आज दूसरा रोज़ है और अच्छी खबर के साथ आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। और प्रोग्राम ऐसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि अच्छी खबर के साथ आगाज़ हो, लेकिन आज अच्छी तो हमारी खबर रोज़ाना होती है, लेकिन रोज़ाना ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है। पिछला सारा अरसा तो हमारा चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा था, तो अच्छी खबर कैसे देते। नहीं, टोटल 3 से 4 मैचेस तो हम जीते थे, 2-3 हमने खबरें अच्छी दी। उसके बाद तो पै दर पै शिकस्तों की ही खबरें सुनाकर हमने अपने दिन का आगाज किया और आपका भी मूड खराब किया, अपना भी मूड खराब किया। लेकिन आज की जो हमारी तो घर आ चुकी है। एग्जैक्टली जो अच्छी खबर ये है वो ये है कि शायद अभी पॉसिबिलिटी है कि जो पेट्रोल है और डीजल है उनकी कीमतों में मज़ीद कमी वाक़ई होगी 10 से 15 रुपए तक। अभी ये शायद इस वजह से है कि कोई हतमी तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन ये चाहे मगोया है और ये जो है वो इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और ये इसकी वजह भी यही और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर खाम तेल की कीमतों में वाज़े कमी हुई है। तो 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी जो है डिजर्व तो करती है ये नेशन। आम पब्लिक को भी जो है वो मिलना तो चाहिए। और 15 नवंबर से जो है हो सकता है कि कीमतों में कमी का इतलाक कर दिया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फिर उसके बाद हुकूमत की जानिब से, अब ये तो खैर केयर टेकर सेटअप है, लेकिन हीले बहाने कर दिए जाते हैं कि IMF की शर्त, IMF की शराइत की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो फिलहाल उनके साथ हमारा कोई मुआहदा इस तरह से चल नहीं रहा है। जो कोशिश है वो ये की जा रही है और आवाम की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है, अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइसेस में कमी हुई है, खाम तेल की प्राइसेस में कमी हुई है, उससे पहले तक जो फी बैरल है वो $100 तक आ गया था। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट भी ना बहुत समझदार है, बड़ी अक्लमंद है। जो बुरे फैसले होते हैं उनका मलबा IMF पे डाल देती है, या पिछली हुकूमतों में IMF पे डाल देती है। और जो ऐसे फैसले भी जो कि इस केयर टेकर सेटअप के करने के नहीं भी होते हैं वो कर लेती हैं और उसका क्रेडिट भी फिर ये खुद ले लेती हैं। तो ये बड़ा ज़बर स्मार्टली प्ले करती है हमारी ये वाली गवर्नमेंट। खैर, अब हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा से अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं। कौम के जख्मों पर नमकपाशी, दिल भी तोड़े। PCB ने खिलाड़ियों पर खजाने के मुंह खोल दिए। वर्ल्ड कप हार कर भी तनख्वाहों में 202% इजाफा। गजा में इजरायली जारहियत, 39 रोज में 3500 तलबा शहीद। अल-शिफा अस्पताल में 35 मरीज भी बर्बरियत का निशाना। जंग बंदी पर इत्तफाक का कितना है इम्कान। बिगड़े रईसज़ादे और तेज रफ्तारी, 9 उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। अब चालान ही नहीं FIR भी होगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड पर मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा। पंजाब का स्मोक 6 डेप्यूटी कमिश्नर्स को ले बैठा। लाहौर हाईकोर्ट का फौरी हटाने का हुक्म। 2 रोज छुट्टियों और वर्क फ्रॉम होम की भी तजवीज। और आपको बताएंगे कि मर्द मुर्गी क्यों ना खाएं और औरतें पाई खाने से दूर क्यों रहें। तो ये थी हमारी हाइलाइट्स। और अब दोबारा से क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट की बात करें जी जनाब, आपको पता है कि बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। क्रिकेट में हम बुरे तरीके से वर्ल्ड कप से आउट हुए हैं। उससे पहले एशिया कप की परफॉर्मेंस आपने देख ली थी, और वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद होगा कि बाबर आजम के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी जो हैं वो भी लीक आउट हुए थे, वायरल हुए थे, जिसके बाद PCB की जानिब से कहा गया था कि जो उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्योंकि उन्होंने साइन नहीं की है। वर्ल्ड कप आप हार क्या गए, आउट हो गए, एक तरह से हारे ही। बुरे तरीके से आपको अफगानिस्तान से शिकस्त हुई कि आप सोच भी नहीं सकते थे आपसे छोटी टीम्स भी आपको इस तरह से डिफीट कर सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सब टीम वापस आई है, वापस आने के बाद जो इनकी तनख्वाहें हैं उनमें 200% तक इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ
जो आईसीसी की तरफ से, क्योंकि हम नंबर 5 पर आए हैं, और आईसीसी की तरफ से भी बार जो डॉलर्स है ना उनकी भी बरसात हुई है। अच्छा, बरसात तो हुई है, लेकिन फिर उसके अलावा देखेंगे अब जो रूमर्स हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये है कि इस सारी हार का जिम्मेदार ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो तनाज़ा है उसको करार दिया जा रहा है। खबरें ये थी, इससे पहले आपको याद होगा कि खिलाड़ियों को इतनी देर से मुआवजा ही नहीं मिला था, तनख्वाहें ही नहीं दी जा रही थी। पहले तो खिलाड़ियों ने इनकार किया कि जब तक हमारी मर्जी का मुआवजा हमें नहीं दिया जाएगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो 4 कैटेगरीज थी सबको यकसा जो है वो मुआवजा दिया गया, जो इनकी डिमांड थी दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी कारकर्दगी पर रत्ती बराबर भी फर्क तो क्या पड़ना था, कुछ भी नहीं, उल्टा हम पहले से ज्यादा। अच्छा, यहाँ तो ये मुझे बात समझ नहीं आती, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही कसूरवार ठहरा रहे थे तो क्या ये जो सब प्लेयर्स हैं इनके घर क्या बिजली के बिल अदा होने से रह गए थे, या घर में खाना नहीं बन रहा था, या इतनी गरीबों वाली हालत? ये तो कोई हॉकी टीम का प्लेयर ऐसी बात बोले ना, अच्छा नहीं, तो इससे समझ ज्यादा आती बात ये है कि इस मामले में तो पैसों का कुछ बनता ही नहीं है। आप नेशन के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। ये बड़ी भूंडी सी एक दलील है कि आप जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि पैसे इतने नहीं थे और पैसे हमें बाद में मिले थे और उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हुई है। ये तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो एज ए नेशन स्पिरिट जो होती है, एक मुल्क का जो जज्बा होता है, उसको ये वॉयलेट करने के मुतरादिफ है कि आप इसका मलबा उस पर डालें। अब इनको फाइन होना चाहिए, हेविली फाइन होने चाहिए हमारे प्लेयर्स के, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। हमाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कहिएगा, क्या कहेंगे? ये अच्छा है वैसे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करें, वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए हैं, फिर भी आपकी तनख्वाह में 200% इजाफा हो जाए, बड़ी खुशी होगी। हमारे प्रोग्राम की रेटिंग ना भी आए तो हमारे 200% इंक्रीमेंट लग जाए, हम तो कहेंगे इससे भी ज़्यादा लेज़ी होके खेलो, 200% हमारे इंक्रीमेंट लग रहे हैं। इशू क्या आ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि जो ये जो इनकी फी स्ट्रक्चर जो इनका डिज़ाइन किया गया है, अगर तो इसमें ये शर्त रख दी जाए कि आप दुनिया भर में जाके लीग्स नहीं खेलेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, जब पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फॉर्म के साथ खेलेंगे। लोग मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो सारी दुनिया में जाके लीग खेल रहे होते हैं, और जब पाकिस्तान के लिए आते हैं खेलते हैं तो आपको फटीग नजर आते हैं, आपको प्लेयर्स फॉरन इंजर्ड नजर आते हैं। हमारे की बॉलर्स की बात कर ली जाए, नसीम शाह, शाहीन शाह, पिछले 2-3 इवेंट्स में, मेगा इवेंट्स में देखा जाए तो वो अनफिट, पूरी तरह फिटनेस के साथ नहीं। लेकिन जहां ही पाकिस्तान टीम से ये कमिटमेंट खत्म होती है, दुनिया भर में जाके लीग खेलते हैं, वहां आपसे कभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आती कि ये वहां पे जाके अनफिट हो गए। वजह है कि वहां पे देयर अर्निंग, तो वहां पे इनको जस्टिफाई करनी पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये एक फोकस होने की जरूरत है, ये सिंसेरिटी की बात है। अच्छा, ये बताइए हमाद साहब, बाबर आजम की अगर बात करें, चले वो तो कप्तान है, फिर रिजवान है, फिर ये शादाब है वाइस कैप्टन है, मतलब माहाना 60 लाख तनख्वाह है, फिर उसके बाद टीए अलग है, हर मैच को खेलने के पैसे अलग हैं। आईसीसी की तरफ से कोई टूर्नामेंट हो जाता है तो आईसीसी हारे या जीते, लेकिन मैच में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके पैसे अलग हैं। मतलब इसके बावजूद, इतने पैसे आने के बावजूद भी अगर आप इतना गंदा परफॉर्म करें तो आपको नहीं लगता जितना कुछ इन्हें दिया जा रहा है उससे डबल इन्हें फाइन करना चाहिए पीसीबी को? देखिए, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी डिडक्शन होगी, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं। तो हम कहें कि हमारी टीम, लेकिन हमारी टीम के बीच मैंने कहा ना कि प्लेयर से बात जरूर करनी चाहिए कि आप दुनिया भर में जाके लीग नहीं खेलेंगे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी पाकिस्तान की जानिब से खेलना है। पाकिस्तान की फिर फायदा नहीं ना, फिर हम और ऑप्शन देखें, एक ही दफा फैसला कर लें कि चलें भाई ये प्लेयर तो सारी दुनिया में जाके खेलते हैं, हम भी नहीं करेंगे। वेस्ट इंडीज की मिसाल दूंगा मैं, जब कार्ल हूपर उनके कैप्टन थे तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ये तय कर दिया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको टीम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे इनमें से कितने प्लेयर्स हैं जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो हम कायद आज़म ट्रॉफी कह रहे हैं, नेशनल कप कहते हैं, वो नहीं खेल रहे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखना, प्लानिंग कहीं का नहीं नजर आती, प्लानिंग का फुकदान है। अब नेक्स्ट ईयर जून में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, और 2025 हमने पाकिस्तान में मेजबानी करनी है वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर इस साल नवंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक देख लें तो पाकिस्तान 25 T20 मैचेस खेल रहा है। जून में खत्म हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान T20 खेल रहा है। पाकिस्तान अगले चैंपियंस ट्रॉफी की प्लानिंग करता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो बोर्ड ने
कोई प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दे रहा है। पाकिस्तान टीम के टूर जो है वो प्लान हो। पाकिस्तान ने 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच खेलना है, तो उसमें कौन सी टीम, अभी तो सिलेक्शन कमेटी नहीं है, इंजमामुल हक ने रिजाइन कर दिया, तौसीफ अहमद। बिल्कुल, ये बताइएगा कि वैसे तो दुनिया भर में ये होता है कि जहाँ पर इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा होता है तो आकर जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि जो कोचेस वगैरह होते हैं वो तो वॉलंटरली मॉरली तौर पर रिज़ाइन कर जाते हैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करके। हमारे यहाँ एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, मैसेजेस लीक हुए, फिर उसके बाद कोई पीसीबी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर मैनेजमेंट कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर कप्तान को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है। नहीं लगता आपको कि इस दफ़ा भी जो शिकस्त हुई है इससे कोई अच्छी चीज़ निकलेगी, कुछ सीखेंगे हम, या फिर यही चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा से ना अंडर द कारपेट बहुत सारे इश्यूज को हम कर देते हैं। अब 90s की बात करूं, मिड ऑफ 90s की, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर वेस्ट इंडीज में जाके पकड़े गए बहुत सारे में, फिर मैच फिक्सिंग भी उसमें थी, और फिर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आप पढ़ लें उसमें, मतलब हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते, बड़े नाम देखकर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। एक दफा आप इस तरह की एग्जाम्पल सेट कर दें कि जो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका कैरियर आप खत्म होंगे, तो बाकी खुद ब खुद सारे डिसिप्लिन हो जाएंगे कि यहाँ पे जनाब एक मेरिट जो है वो प्रिवेल करता है और कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पे आप स्टार प्लेयर्स के अगेंस्ट कुछ और स्ट्रेटेजी है, कोई जूनियर प्लेयर है या किसी की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको आप कहते हैं जी उसको स्केप कोड बना दें, तो यहाँ स्टैंडर्ड जो है वो एक होना चाहिए। जब लेकिन तक आपको नहीं लगता स्टैंडर्ड से ज़्यादा जो है अकाउंटेबिलिटी, अगर पीसीबी के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हों और फिर चेयरमैन पीसीबी इतना तगड़ा हो, अब ये तो जैसे ज़का अशरफ को ब्लैकमेल कर लें या नजम सेठी को ब्लैकमेल कर लें, क्रिकेटर्स हैं ना उनकी, और A+ कैटेगरी की तो अपनी मोनोपली होती है, वो जो कह देंगे तो बोर्ड तो आपका घुटने टेकेगा, और यही हुआ, बोर्ड ने घुटने टेके, मन मानी उन्होंने जो इजाफे करवाने थे वो करवाए। अच्छा, दोनों चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि कोई पॉलिटिकल सेटअप का आ जाएगा चेयरमैन, या फिर हमने दूसरा भी सेटअप देख लिया, रमीज राजा को भी हमने चेयरमैन लगा के देख लिया, वो भी सेटअप कामयाब नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट भी प्लेयर्स के और एसोसिएशंस के बहुत सारे इश्यूज आए। तो पाकिस्तान कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल ले कि पाकिस्तान के क्रिकेट का, देखो आपको बिठाना पड़ेगा सारे थिंक टैंक्स को, प्रोफेशनल्स की जॉब प्रोफेशनल्स को देनी पड़ेगी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, पीसीबी को रन कर लेंगे, चलें आप दुनिया भर के फार्मूले देख लें, कौन सी कंट्री का फार्मूला सबसे कामयाब है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एग्जांपल्स ले सकते हैं दुनिया भर से कि कहाँ पे कामयाब तरीन सिस्टम चल रहा है, तो क्या वो हम अपने मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे यहाँ वो ऐसी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। एक दफा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हम ये कहेंगे नहीं जी वो इंग्लैंड का सिस्टम है, वो हमारे यहाँ नहीं चल सकता, वो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ अपने करीब तरीन हम लाकर कहीं ना कहीं उसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपना एक वो लकीर के फकीर जो हमेशा से चला आ रहा है उसी तरह, जब भी कोई नई हुकूमत आएगी उसका आ जाएगा हेड जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहा होगा। तो जब तक इससे नहीं हमारी जान छूटेगी तो कोई अच्छा, एक तो हमने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो खत्म कर दी है, वो खेल नहीं रहे, हालांकि उसमें नए प्लेयर्स निकलते हैं। अब आपने बताया कि कायद-ए-आज़म जो ट्रॉफी है या जो कौमी खेल जो आपस में टीम्स आपस में मुकाबला करती हैं, ये वो तक नहीं खेल रहे। मतलब क्या इनका किस तरह से आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लेयर्स तो हमारे पास आ गए, नया टैलेंट हंट करने के लिए किस तरह आएंगे, और अगर नया टैलेंट जो आएगा वो इनके साथ अगर नहीं खेलेगा तो वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसे हासिल करेंगे। मतलब ये जो A+ कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मार खा के वापस आएंगे, जो लोकल अपने टूर्नामेंट्स हैं वो नहीं खेलेंगे। सिंसेरिटी की बात आ जाती है। ग्रेट जावेद मियांदाद की मिसाल दूंगा 80s और 90s में, वो कुछ चंद एक खिलाड़ियों में से थे कि जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व होते थे और खेलते थे। बेशक उनकी भी कमिटमेंट थी, वो काउंटी खेलते थे इंग्लैंड में जाके ग्लेमोगन की जानिब से, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होते थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते थे। देखिए फायदा क्या होता है कि जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर चला गया उसका एक सर्टेन कैलिबर है डोमेस्टिक क्रिकेट से, या आप कह लें 1 स्टेप अहेड है। अगर वो वापस आकर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेगा तो जो लड़के ऑलरेडी खेल रहे होंगे उनको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे A2 नहीं होते, हमारे शाइन जो है नहीं जाके खेलते में। हम पहले की बात करें तो पाकिस्तान के अंडर 19, पाकिस्तान की A टीम, पाकिस्तान शाहीन, ये दुनिया भर में जाके उनकी B, C टीम से खेलती थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं,
फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। तो अभी क्या करना है, बोर्ड को मैंडेटरी करना है कि ये जो प्लेयर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हैं वो डोमेस्टिक में अगर नहीं खेलेंगे तो वो पाकिस्तान टीम के लिए कंसिडर नहीं होंगे। जब ये क्राइटेरिया सेट कर लेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, आपको कंपटीशन नजर आएगा इन योर डोमेस्टिक एज वेल। कि हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, अभी पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होना है फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर, क्या उनमें से उन प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में परफॉर्म किया? या इसी तरह जिस तरह हमने देखा कि शादाब खान ने सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में 2 विकेटें हासिल की और वो वर्ल्ड कप पूरा खेल गए, उसामा मीर की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, नवाज की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर हम बात करें हारिस रऊफ की, हारिस, मैं वही कह रही थी, हारिस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 9 मैचों में 533 रन लिए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। He conceded 533 runs, the most in the World Cup cricket tournament. Five times he gave away 60 runs in his quota of 10 overs. 6 की इकोनॉमी, किसी टीम में ऐसा बॉलर खेल सकता है और मुस्तकिल खिलाई जा रहे हैं। आप किसी मैच में आपने हिम्मत नहीं की कि हारिस रऊफ को बिठा दें, क्यों? और खिलाड़ी आप किस लिए लेकर गए थे उनको? क्या सिर्फ टूर कराना था? आप खिलाते बाकी खिलाड़ियों को। अगर आप पे उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था तो उनको सिलेक्ट क्यों किया था आपने? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी। और ये शायद हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं, क्योंकि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लव और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं। वैसे भी जब आप वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट बाहर जाकर खेलते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपनी नेशन के लिए खेलते हैं। आप कोई सैलरीज या अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं खेलते हैं। तो जब यही स्पिरिट हमारी होगी तो फिर आप परफॉर्म भी हम अपने प्रोग्राम में कितने लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर कोई चैंपियन होता है, कोई वर्ल्ड चैंपियन के साथ जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उनको कोई फंड्स देने वाला नहीं होता, यहाँ तक कि वापस आने के बाद उन्हें एक शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। हॉकी के प्लेयर जब टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, एक एक रूम के अंदर 4-4 लोगों को ठहराया जाता है कि बोर्ड्स के पास इतने फंड्स नहीं है कि सबको फैसिलिटेट कर सकें। इस सब के बावजूद अगर अपने मुल्क के लिए और जिनके पास सब कुछ रिसोर्सेज हैं, जो कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, उनके प्लेयर्स का हाल देख लें कि उनको पैसे भी सब कुछ मिल रहे हैं, बस बैठ के खा रहे हैं और परफॉर्मेंस का पता कोई नहीं है। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और फ़लस्तीन के मामले पर कुछ डिस्कशन करते हैं। और अब इजराइल जो है, उनकी फोर्सेस अल-शिफा जो हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर पता नहीं हज़ारों फ़लस्तीनी मौजूद थे। कुछ तो शेल्टर के लिए आए थे, कुछ तो जो ज़ख्मी थे वो आए थे, और फिर जो नौमौलूद बच्चों की पैदाइश हुई है वो वहाँ पर मौजूद थे। और देखते ही देखते आपको पता है कि वो भी मलबे का ढेर बन गया। वो मासूम बच्चे जो कि अभी इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने भी सांस आँख नहीं खोली, वो भी आके और चलते बने हैं। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। दूसरी जानब जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंग्लैंड की जानिब से जो वज़ीर दाखिला थी उनको तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को तनकीद की का निशाना बनाया था कि जो फ़लस्तीन वाला इशू है उस पर हुकूमती पॉलिसी ठीक नहीं है, जिस पर उन्हें जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा है, जिससे ऋषि सुनाक जो थे वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और फौरी तौर पर वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉबी है, आप ये देखिए कि मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, उन सब ने अपने अपने वज़ीर दाखिला भेजे हुए हैं, जो कि उनके डेली बेसिस पर निगोशिएशन कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस जंग में जो है इजराइल के खिलाफ मत आए। इस किस्म की हरकतें इंटरनेशनल लॉबी की जानिब से की के बावजूद आप देखें कि सिर्फ फ़लस्तीन के अलमिये को ही देख लें, WHO इसमें कह चुका है कि 39 के करीब ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं, वहाँ पे इनक्यूबेटर्स नहीं हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल जहां पर इतनी बुरी हालत है, उसके इस वक्त एतराफ में अभी भी लड़ाई जारी है। आप देखें अभी तक वहां पर वीडियोस नजर आती है, जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं और बिल्कुल उनके बैकग्राउंड में एयर स्ट्राइक होती है, कोई ना कोई बम आकर गिरता है और बाकायदा पता चलता है, लेकिन फिर भी वो खड़े रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो क्या करें? पता नहीं कितने जर्नलिस्ट वहाँ पर रिपोर्ट करते करते जान की बाजी हार गए। लेकिन इस सब के बावजूद मीडिया दिखा रहा है, अब पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पर रोज़ाना ऐसी दिल दहला देने वाली फुटेजेस सामने आती हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई पत्थर से पत्थर दिल का मालिक भी होगा ना, वो भी पिघल जाएगा। लेकिन अगर ख्याल नहीं आ रहा है, अगर रहम नहीं आ रहा है,
तो उस पर इजराइल को नहीं आ रहा है, इजराइल के साथ जो उसके एलाइज हैं, जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिका है, उसको नहीं आ रहा है। अल-शिफा अस्पताल में भी इस वक्त 650 लोग मौजूद हैं, 500 से ज़ायद अमले के लोग मौजूद हैं, और अभी यह खदशा करार दिया जा रहा है कि खुदा न खासा फिर अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला हो सकता है। अब इसका जंग का फ्यूचर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, जंगबंदी के मामले में जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। उन्होंने अमेरिका से भी रब्ता किया है और कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई हल इसका निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। गुजर गए हैं इस लड़ाई को। इसी पर बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा कि अब जो सब पूरी दुनिया की जानिब से हुक्मरानों को छोड़ दें, जो सिविलियंस हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं, वो अवाम उठ रही है पूरी दुनिया से, इंसानियत का दर्द रखने वाले, कि हम जंग बंदी चाहते हैं, जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर आपके हमास से लड़ाई है तो उसमें सिविलियंस को मत घसीटा जाए, उसमें मासूम फ़लस्तीनियों को टारगेट ना किया जाए। कोई असरात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जंग बंदी हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज़ तो बड़ी स्टैब्लिश हो चुकी है, जो इजराइल की बर्बरियत है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उससे कि आप हमेशा एक मजबूत फ़ौज से अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी दुश्मन हो, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत फ़ौज नहीं है इस कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो आपका जो सर्वाइवल है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी इंटेग्रिटी है, वो कायम नहीं रह सकती। एक तो लेसन हमने ये ड्रॉ कर लिया, भले यूक्रेन देख लें, भले आप फ़लस्तीन देख लें। दूसरी बात जो आपने की है, देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है जी। हमें ये बताया जाता है जी, यूएन जनरल असेंबली है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, हम सारे मिलके जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम का दिफा करेंगे, हम सॉवरेनिटी का दिफा करेंगे, हम इंसानी हकूक़ का दिफा करेंगे, और हमें बड़े बड़े लंबी तकरीरें सुनाई जाती हैं हर साल यूनाइटेड नेशंस के पोडियम से। लेकिन हमने ये महसूस किया है, और पूरी दुनिया ने ये महसूस किया, और पर्टिकुलरली जनरल पब्लिक ने, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो रेत का दीवार साबित हुई है, रेत की ढेरियां हैं। ये तो अदारे किसी काम के नहीं है कि हजारों लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी जंग बंदी का वक्त नहीं आया। 3 लाख बंदा सिर्फ लंदन शहर में बाहर निकला है इस हफ्ते को, और ऋषि सुनक साहब जो हैं, उनको वो कहते हैं कि हम इजराइल की हर कीमत पर मत। हजारों लाखों लोग बेदर हो रहे हैं इस वक्त, और बाइडेन साहब के जो है वो कान पे जूं नहीं रेंग रही। मैं समझता हूँ कि सारे का सारा वेस्ट हिल के रह गया। सर, वेस्ट को छोड़े, हमारे अरब ममालिक को देख लें, किसके कान में जूं रेंग रही है। यूएई ने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं, तुर्की ने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं, लेबनान ने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। वो जो 3 जो गैर मुस्लिम स्टेट्स हैं ना, चिली है, स्लोवाकिया है, और थर्ड मेरे जहन से निकल गया नाम, इन्होंने उनके सफ़ीर वापस भेजे और अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। बोलिविया ने किए हैं, हमने नहीं किए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुसलमान दुनिया जो है वो हिली तक नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि उम्मीदें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से हैं, हमारी उम्मीदें ग्रेट पावर से हैं, हमारी उम्मीदें इन मुल्कों से हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर हमने ये जो महसूस करते थे कि जनाब ये अदारे हमारी मदद को आएंगे, हमने तो ये देखा है कि इसराइल ने 100 से ज़्यादा तो यूएन के लोगों को मार दिया है, क़ौम मुत्तहिदा के लोगों को, फिर सहाफ़ी। इतने छोटे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इतनी ज़्यादा जाने कभी यूएन की नहीं हुई, कभी सहाफ़ियों की नहीं हुई। सो ये एक्सपोज हुआ सिस्टम, अखलाकी तौर पे, लीगली तौर पे, पॉलिटिकली चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। मुसलमान दुनिया ने तो अपना जो रही सही कसर थी वो निकाल दी। जो हमने ये रिसेंटली अरब इस्लामिक ममालिक ने ये कहा कि इजराइल की जो जारियत है उसको हम दिफा नहीं कह सकते। सो ये समझ लें कि आप मुसलमान दुनिया का एक बड़ा अजीब सा चेहरा सामने आया है अवाम के सामने। और अभी रिसेंटली जो कुछ केबल्स लिखी गई हैं जो कि अमेरिकी ओहदेदारों की तरफ से ओमान और कायरो से हुकूमत को, और कहा गया है कि एक नई जनरेशन पूरी की पूरी, देखें ये सोशल मीडिया का ज़माना है, एक एक दिन जो इजराइल की बर्बरियत का है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है इन शेप ऑफ वीडियो।
लोग भूल नहीं सकते इसको, माजी में जो कुछ होता रहा। लेकिन डॉक्टर साहब आपने सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने इसका यूएन का भी बताया कि यूएन तो बेचारा खुद बेबस है, उसके तो अपने लोग मारे जा रहे हैं इसराइल की इस जुल्म सितम में। फिर ओआईसी का इजलास भी हमने देखा बड़ा, 12 नवंबर के इजलास में बड़ी तवक्को थी कि शायद ये जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के हुक्मरान हैं कोई बहुत एक यूनानिमस किस्म का कोई डिसीजन देंगे कि हम इसराइल के साथ बाइकआउट करेंगे, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे, इनकी प्रोडक्ट्स का हम जो है उसका बाइकआउट करेंगे। लेकिन उन्होंने तो साफ कहा कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता मजम्मत हम लाजमी करते हैं। तो सर फिर यूएन भी अगर बेबस है, ओआईसी भी कुछ करने से कासिर है, तो इवेंचुअली तो फिर सोल्यूशन क्या देख रहे हैं आप? होगा क्या, मुस्तकबिल क्या होगा इस जंग का? देखें, सोल्यूशन इसका एक ही है कि जब इजराइल थक जाएगा मार मार के तो तब वो बंद कर देंगे, और जब वो समझेंगे हमें थोड़ा सा कोई मिलिट्री जो सोल्यूशन हमने इस्तेमाल किया उससे उनको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट अचीव होंगे तो तब वो खामोश हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अमेरिकन जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर अमेरिकी बेड़े खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि खित्ते की कोई ताकत इस कॉन्फ्लिक्ट में ना है। उसका मतलब ये है जी। तो इन मुल्कों के पास क्या चॉइस है? और दूसरी बात यह है कि ये तमाम जो अरब मुल्क हैं जो वहां पे हैं वो सारे के सारे अपनी प्रोटेक्शन तो अमेरिका से लेते हैं। कतर में देख लें आप, बहरीन को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, सारा। अभी सऊदी अरब एक डील करने जा रहा था इजराइल के साथ, एक तो वो नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन असल में वो अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे थे। सो उनके मसले और हैं, अवाम के मसले और है, इंटरनेशनल। आप देखें ना, ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हुई है गजा के अंदर, बेसिकली इसने अरब लीडर्स को परेशान तो किया है, लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं क्या उससे वो पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली हाल ही में यूएई ने किया है, वो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने इतनी जानें दे दी, आपने एक चॉइस है, आपने हमास के जरिए उस चॉइस को एक्सरसाइज किया है, कल दोबारा जब गजा को बिल्ड करने का टाइम आएगा तो जीसीसी आपको ठीक है 2, 4, 5 अरब डॉलर दे देगी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अरब हैं, हम फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये जितने ताकतवर मुल्क हैं, क्या ये अमेरिका से बात नहीं कर सकते? क्या सऊदी अरब, यूएई, जीसीसी जो अपने मफाद के लिए इतना कुछ करते हैं, वो अमेरिका से बात नहीं कर सकते कि इसको बंद करें, वरना कोई अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करें? इन्होंने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की हुई। देखिए, हर मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर एक लिवरेज होती है। सऊदीज ने, अमारातीज ने, बाकी मुल्कों ने क्या ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ये एक सवाल है। कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड को आंखों में मिट्टी डालने के लिए एक सेशन करवा दिया और कहा जी कि अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने देखें अपना पलड़ा अरब का भारी रखा है कि अरब इस्लामी ममालिक ने, ठीक है। सो ये चीज जो है मुझे समझ जाती तौर पे सर, हमने ये देखा था कि अफगानिस्तान ने जिस तरह अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया, फिर कतर के अंदर मुआहिदा हुआ, अब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि हमास में इतनी कैपेसिटी है कि वो भी कहीं ना कहीं इजराइल को अपनी टर्म्स पर आमादा कर सकता है, या इजराइल के लिए जंग बंदी के हवाले से उसको फोर्स कर सकता है, इजराइल को प्रेशराइज कर सकता है? या आप समझते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ इजराइल इस वक्त हमलावर हुआ है फ़लस्तीन पर, गज़ा पर, ये इसी तरह ही जारी रहेगा? देखें, जो अफगानिस्तान है ना, वो टेरेन डिफरेंट है। अमेरिका और पूरी दुनिया, इत्तेहादी फोर्सेस पूरी दुनिया से चल के इस खित्ते में आए थे। अफगान तालिबान जो थे वो इस खित्ते, वो उस मुल्क के लोग थे। जो फलस्तीन का, जो गजा का मसला है, उसमें यह है कि जो गजा जो है उसके एक साइड पे छोटी सी पट्टी है जो इजिप्ट के साथ है, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। बाकी 2 हिस्से इजराइल के साथ हैं, वहां से वो मार रहे हैं। तीसरा वो पानी है, वहां से इजराइल ने ब्लॉकेड किया हुआ है। सो ये टेरेन डिफरेंट है, एक्टर्स डिफरेंट हैं। सो सारी की सारी जो जंग हो रही है वो तो टनल्स के नीचे हो रही है। वो तो आप देखें ना, 500 किलोमीटर या 350 माइल का वो एक रकबा है, उसके नीचे ही सारा कुछ मौजूद है, ऊपर तो कुछ मौजूद नहीं है। नीचे ही बेसिकली वो ऊपर इंसान मौजूद है ना, जो कि मर रहे हैं।
जो कि बम्बार्टमेंट से मर रहे हैं, ऊपर तो इंसान मौजूद हैं। अब दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो जाहिर है हमास भी अपनी आंखों से, हमास के फ्रीडम फाइटर्स भी देखते होंगे ना कि इन्हीं लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं और यही लोग जो हैं वो अब शहीद हो रहे हैं, जिनमें से मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, आबादी का कितना हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ सुपर स्टेट्स हैं जो कि एक थोड़े से फ्रीडम फाइटर का जो सपोर्ट है, उस जो ओपोनेंट हैं उनसे लड़े हैं, तो हमास कब तक इतने बड़े जो स्टेट है उसको शिकस्त दे सकेंगे? देखें, ये टेक्निकली मिलिटरली पॉसिबल नहीं है। शिकस्त कैसे देना? अपनी टेरिटरी जो है वो इस वक्त उनकी तबाह बर्बाद हो रही है। उन्होंने तो एक हमला किया हमास ने, जो पहले दिन 1400 जिसमें इजरायली मारे थे, उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर सके ना, उसके बाद तो वो डिफेंड कर रहे हैं, या उनकी अपनी जो आबादी है वो मुतासिर यही बात है, कब तक डिफेंड कर सकेंगे? उनके पास कितने असलहा होगा, कितना मिलिट्री सपोर्ट होगा, या कितने फ्रीडम फाइटर्स होंगे? यहाँ पर इजराइल है, उसके साथ अमेरिका की सपोर्ट है, इंग्लैंड है, कनाडा है, और वो सब खुल्लम खुला उनको असलहा दे रहे हैं, और अमेरिका सबसे बड़ा असलहा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। तो एक छोटा सा ग्रुप इतने बड़े स्टेट्स को किस तरह से, मेरी तो समझ से बाहर है। देखें, जो हमास है ना, उन्होंने उसको दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह, उसको अगर आप असला देते हैं तो वो मुल्क भी इन्वॉल्व होगा दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने जी। ये भी एक पॉइंट है। तीसरी बात यह है कि हमास को जो असला पहुंच भी रहा है या उनके पास मौजूद है, तो वो ऑलरेडी उन टनल्स में पिछले काफी सालों से वो मौजूद है असला। उन्होंने जंग असले से नहीं जीतनी, उन्होंने ये जंग इजरायली फोर्सेस को थकाने से जीतनी है, क्योंकि वो जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसके जरिए वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के जरिए मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो हमास के लोग हैं वो इजराइल को अपनी टेरेन में लेके आ रहे हैं, और उनकी टेरेन क्या है, जो जो जो, जो नीचे सुरंगें बिछी हुई हैं, अगर वो उनको लेके आने में कामयाब होते हैं और वहां पे कोई लड़ाई होती है तो वहां पे वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे जब से इजराइल हमास के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, 45 इजरायली मारे जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर बम्बार्टमेंट, टोटल गजा की आबादी जो है वो 2.4 मिलियन है। सो ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या उसको वो डिफीट कर सकता है, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमास को ऊपर तो लड़ाई तो हो रही है, नीचे जमीन के नीचे लड़ाई हो रही है। तो वहां पे क्या इजरायली फोर्सेस अंदर जाएंगे और टनल्स कैसी हैं, वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमास ने फैलाया हुआ है, तो इजराइल को तो उसकी समझ ही नहीं है कि वहां पे जाना कैसे। आई होप सो कि उनको समझ ना ही हो, लेकिन 2.24 मिलियन जो आप कह रहे हैं आबादी, मुझे तो लगता है कि अब उससे बहुत कम हो चुकी होगी, जिस तरह से जिस तरीके से बम्बार्टमेंट हो रही है और लोग रोजाना की तादाद में गाजर मूलियों की तरह काटे जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे ये तो उनकी जेनोसाइड हो रही है। अगर इसी तरह रहा तो जिस तादाद में नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, ये तो खुदा ना खासा बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएंगे, जिस तरीके से शदीद तरीके से बमबारी हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन असल अलमिया यही है कि इतने बड़े जुल्म सितम के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो ख़ास तौर पे जो चाहे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हों या हमारे वेस्ट की हुकूमतें हों, वो इस मामले पे जितना मुजरिमाना किरदार अदा कर रही हैं, जितनी हिपोक्रेसी का मुजाहरा कर रही हैं, इससे पहले कभी ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं। आम इंसान मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीनी लोग मासूम बच्चे हैं, निहत्ते लोग हैं, लेकिन मजाल है यूनाइटेड नेशंस बेबस है, हमारी OIC, हमारे 57 मुस्लिम ममालिक के जो रूलर्स हैं वो उनके आगे बिल्कुल चुप सादे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनरेस्ट क्रिएट कर रही हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ निशाना बन रहे हैं हमास के लोग और फ़लस्तीन के लोग, गज़ा के लोग हैं। सारा गुस्सा इजरायली इन मासूम बच्चों पर निकाल रहे हैं, हॉस्पिटल्स तक महफूज नहीं है सारे मामले पर। बिल्कुल, इस पर हमने बात की है। अभी आगे बढ़ते हुए एक बड़े अहम इशू पर बात करते हैं, वो ये है जी, जो गुलबर्ग कॉलेज है लाहौर के अंदर, बहुत सी जो बच्चियां हैं वहाँ पर पढ़ भी रही हैं, मुस्तफ़ीद भी हो रही हैं। अब वो आ गया है जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर, और ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से जो 10 कनाल की अराज़ी है इसको स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, और जितने स्टूडेंट वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़त्म कर दिया जाए। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है, मतलब आपको इतनी
इतनी जगह खाली हैं ज़मीन पर, इतनी गवर्नमेंट प्लेसेस खाली हैं ज़मीन पर, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड वाले जो वज़ीर खेल हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कॉलेज जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? चलते सेमेस्टर में उनको कौन सा कोई दूसरा कॉलेज पढ़ाएगा, उनके पेपर्स कहाँ पर होंगे? और वो घर से अगर आते हैं सब अपने घर के पास आसपास कोई कॉलेज देखते हैं। अच्छा, इसके लिए और कहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड बाकायदा तौर पे एचईसी को प्रेशराइज कर रहा है। यस, प्रेशराइज कर रहा है। वैसे तो देखा जाए स्पोर्ट्स बोर्ड की वैसे क्या अब तक कारकर्दगी रही है? किया आज तक बाकी जो बच्चे तालीम हासिल करें उनसे भी उनको महरूम करेंगे। मतलब स्पोर्ट्स बोर्ड अगर ये कर, अच्छा उसकी जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड मुसलसल को पिछले 3 साल से कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम वायलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि भाई उस सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसला आया है वो उसकी भी परवाह नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं जो 10 कनाल अराजी पर मुश्तमिल ये जो कॉलेज है उसका एक हिस्सा जो टुकड़ा है वो हमें दे दिया जाए। अब अच्छी मज़े की बात यह है कि उस टुकड़े के ऊपर करना क्या है इन्होंने, कौन सी ऐसी डिपार्टमेंटल चीज़ें हो रही हैं, क्रिकेट हो रही है, हॉकी के ग्राउंड्स बनाए हुए हैं इन्होंने, या फिर यहाँ पर कौन से इन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है तो समझ भी आती है। दूसरी चीज़ ये भी है ना, क्या बाकी सारे इतनी जगह नहीं है? एक तालीमी इदारा ही आपको नजर आया जिस पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहे हैं गुलबाग कॉलेज, यहाँ पर ऑलरेडी क्लासरूम्स की कमी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी प्रोफेसर्स रूम्स जो लेक्चरर रूम्स हैं उनका फुकदान है, उनकी कमी है। एग्जैक्टली कि वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी कम है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड की हकदर्मी है। वो कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये हमारे हवाले की जाए। पता नहीं अब उन्होंने इस ज़मीन पर क्या करना है, कोई खेती बाड़ी करनी होगी। को चाहिए है, हमारी जो वजारत तालीम है उनको चाहिए इस मामले का नोटिस। हमें जाना ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। आज बड़ा अहम दिन है। अच्छा, आज के दिन क्या अहम दिन है। आज हमारी जो आपको पता है कि PNN के जो हमारी टीम है मॉर्निंग शो की टीम है, इसमें हम तो चेहरे हैं लेकिन पीछे एक पूरी टीम होती है, पूरा सेटअप होता है, पूरा सेटअप होता है और वो सब चीज़ें मिलकर उन सबकी मेहनत जो है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज हमारी टीम के बड़े अहम मेंबर, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर और हमारे बड़े सीनियर हमारे हरदिल अजीज इशफाक कलवी की आज सालगिरह है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने इस प्लेटफॉर्म से अलवी साहब को ढेरों मुबारकबाद दी जाए उनकी सालगिरह पर। अलवी साहब ने हमारी जो टीम में बड़ी वैल्यू एडिशन किया है, हमारे प्रोग्राम बड़े फ्लेवर्स लेकर आते हैं, बहुत फ्लेवर्स लेकर आते हैं, बड़े मजे के गेस्ट लेकर आते हैं। तो अलवी साहब आपके लिए ढेरों दुआएं। अब अगले मुस्कुराते रहे अलवी साहब ऐसे ही, और इसी तरह हसीन और खूबसूरत लगते रहें। और अभी हम आके बात करते हैं, वो ये है जी, गूगल ने अपने जो सर्च इंजन है उस पर ये खबर शेयर की है कि जो गूगल अकाउंट्स पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जिनको साइन इन साइन आउट नहीं किया गया है, उनको बंद कर दिया जाएगा और उसमें जो डेटा होगा, जो फ़ोटोज़ होंगी, वो भी डेटा ज़ाया हो जाएगा। और ये गूगल की जानिब से कहा गया है कि जो पिछले 2 साल से अकाउंट को लॉगिन नहीं किया गया है तो वो अकाउंट्स अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। और रीज़न ये दी गई है कि जो गूगल अकाउंट्स हैं उसमें होता यह है कि बहुत ही ये कमज़ोर अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हें बनाया तो जाता है लेकिन उसके बाद इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही इनका पासवर्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनको कोई भी हैक करके किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर ये है कि अगर आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो जनाब जो लोग 2 साल से इनएक्टिव हैं, जिनके गूगल अकाउंट्स हैं और वो इसको आगे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं जी, तो वो एक्टिव हो जाएं। उसको दोबारा ज़रा एक्टिव करने से पहले कि आपको अपने अकाउंट से हाथ धोने पड़े। और अकाउंट्स के अंदर आपकी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा आपकी प्राइवेसी होती है। तो गूगल ने ये जो इंदिया दिया है ये बेसिकली एक वार्निंग है। तो आप सबको चाहिए कि अगर आपने अपने अकाउंट एक्टिव नहीं किए हैं उनको एक्टिव कर लें, ताकि कम से कम आपको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। दिसंबर में लाखों अकाउंट्स हैं जिनको हज़फ कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस पॉलिसी का इतलाक़ दुनिया भर में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े से ममालिक में होगा, दुनिया भर में इस पॉलिसी का इतलाक़ होगा।
और आपके जो गूगल अकाउंट्स इनएक्टिव हैं लास्ट 2 ईयर से उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और आई थिंक यही मशवरा है कि अपने अकाउंट्स जिसको चाहिए है वो इसको एक्टिव कर ले, जिसको नहीं चाहिए है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, ये तो हमने तंबी कर दी, आपको बता दिया, अलर्ट कर दिया है और आपको चाहिए इसको फौरी एक्टिव करें। अब एक और तंबी आई है, वो ये है कि जनाब कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़नकारा हैं, उन्होंने मुर्गी के गोश्त के हवाले से बड़ा एक ना जजमेंट सी दी है। उन्होंने कहा है कि जो मर्द हजरात हैं वो मुर्गी का गोश्त ना खाएं। कैसे खुराक की किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत कैसे पैदा होगी? और उन्होंने इसकी वजह ये बताई है कि मर्द हजरात जब मुर्गी का गोश्त खाते हैं तो उससे उनकी तबीयत में ना ज़रा नज़ाकतें आ जाती है। वैसे ये दलील किस बेस पे दी है उन्होंने? अब पता नहीं उन्होंने कुछ किस एक्सपीरियंस की बेस पे ये दलील दी है? जी ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो कि स्ट्रॉन्ग है मर्दों के लिए। उन्होंने बोला है कि अगर सीरी पाए खाएं और औरतें सीरी पाए वाली आइटम्स ना खाएं सख्त, क्योंकि मर्दाना किस्म की अगर आइटम्स खाएंगे तो आपकी तबीयत में सख्ती आ जाएगी। और अगर मर्द मुर्गी खाएंगे, बेचारी मुर्गी नरम और नाजुक, मतलब है कि औरत जो है वो नरम और नाजुक रहे, हाँ जी, वो नरम ग़िज़ाएं खाएं और मर्द जो है ना, वैसे इस चीज़ का इससे कोई जेंडर से डिफरेंस, जेंडर से वैसे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। आई डोंट नो, लेकिन मुर्गी की जगह मुर्गा खा लें, मुर्गी की जगह मुर्गा खा लें आप लोग। मुर्गी की जगह मुर्गा खाएं, मुर्गी खाएं, है तो चिकन ही ना, है तो चिकन एग्जैक्टली। लेकिन वो चाहते नहीं है कि मुर्गी बेचारी हलाल हो किसी मर्द के हाथों और फिर उसके बाद जाए भी पेट में किसी मर्द के। तो आई थिंक उन्होंने चिकन के वैसे बाय द वे ये तो उन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पर, किस ऑब्जर्वेशन की बेस पर उन्होंने ये बात की है, लेकिन वैसे ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं ही खानी चाहिए। एनिमल राइट्स पर बहुत एक्टिव हैं ये, तो उन्होंने चिकन राइट्स पर एनिमल राइट्स पर उनको सिर्फ यही नजर आया, उन्होंने बेचारी मुर्गी ही नजर आई है। ये उसने किसी मर्द से गुस्सा निकाला है, असल में मुर्गियों से गुस्सा नहीं निकाला, किसी मर्द पे गुस्सा निकला है। पता नहीं किस बेस पे उन्होंने डिसीजन दिया है, किस बेस पर ये बात की। लेकिन ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं खाएं, सेहत ही सब कुछ है, सेहत ही ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। और हम तो यही कहेंगे कि जनाब सॉलिड चीज़ें खाएं। और वैसे भी जो ये जो फार्मी मुर्गी होती है सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अगर आपके पास वसाइल हैं तो देसी मुर्गी खाएं, बट जो भी खाएं अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं। हम मिलते हैं आपको हेडलाइंस के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ना शायद ट्रैफिक कवानीन की वॉयलेशन करना या किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करना ना हमारा बेहतरीन मशगला बन गया है। महज़्ज़ब जो ममालिक होते हैं, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, अगर आपने ये देखना है कि कोई भी मुल्क तहजीबी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से कितना तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर कानून की पासदारी ईमान की तरह की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे मुल्क में कानून तोड़ना शायद हमारा बेहतरीन मशगला है। हमें पता नहीं अंदर से ना कुछ तस्कीन मिलती है, फील प्राउड। आप ये देखें कि वो फील प्राउड, वो वाली आप ये देखें कि हल्की सी हमारी कानून की जो खिलाफ वर्जी होती है कितनी नुकसानदेह हो सकती है। ट्रैफिक कवानीन की हम बात कर लें, छोटे छोटे बच्चे मोटर बाइक्स पर फिर रहे होते हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है, पेरेंट्स खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा 10 साल का है और माशाल्लाह गाड़ी चला लेता है, गाड़ी का उसको फ्रंट नजर नहीं आ रहा होता है। अच्छा, नीचे गद्दी रख के बैठा होता है। कि आप जब बाइक्स पे देखें अक्सर माएँ भी पीछे बैठी होती हैं और बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हाँ हमें तो ये मार्केट तक ले जाता है, हमें तो ये टांगे उसके साथ नीचे नहीं लग रही होती कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो टांगे साथ नहीं लगती बाइक के। लेकिन वो, और डिफेंस में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है 2 दिन पहले, जो इतना तकलीफ दे वाक़या पेश आया है, एक कम उम्र ड्राइवर की लापरवाही ने, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा उसके माँ बाप इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने बेटे को गाड़ी दी, और उसकी लापरवाही और गफलत के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 लोग इस दुनिया से चले गए। मुझे बताएं, ये एक्सीडेंट इसको कहें, इसको कत्ल कहें, क्या कहें? वो बेटी के ससुराल जा रहे थे रफ़ाकत अली, उस रफ़ाकत अली 45 साला उसकी बीवी रुखसाना, 27 साला बेटा हसनैन, 23 साला बहू आयशा, 30 साला सजाद जो कि दामाद था, 4 साला नवासी अनाबिया और 4 माह का पोता हुज़ैफ़ा, ये ज़ख्मी हुए हैं। जब ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो इसमें से सिर्फ 6 अफराद जो हैं वो बाकी तो आई थिंक 6 के 6 ही चल बसे इस वाक़े में। 6 अफराद ही जो हैं इस वाक़े में से चले गए। और ये जनाब जो अंडर एज लड़का था
उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन हमारा कानून क्या कहता है अंडर एज की गिरफ्तारी पर, और कितने कानून में सख्ती है और कितनी लचक है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुस्तंसर फिरोज साहब, जो कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डिफेंस के अंदर। अब अच्छा, ये कोई एक वाक़या नहीं है, इससे पहले हम कितने वाक़या इस तरह के रिपोर्ट कर चुके हैं। हर बार मीडिया इसको हाईलाइट करता है, लेकिन फिर उसके कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं चाहूँगी कि आपके पास तो रियल फैक्ट्स होंगे, हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिएगा ये वाक़या किस तरह से जो है वो पेश आया, और ये जो लड़का जिसे अभी अरेस्ट किया गया है, कानून इस पर क्या कहता है? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक को चुना, क्योंकि ये वो मामला है जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं, और एक छोटी सी गलती से आप देखा कि एक पूरा ख़ानदान सफ़ हस्ती से मिट गया है, और इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है वो आए रोज़ होते रहते हैं। इट्स अ रेगुलर फिनोमेना, और ये एक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसको पिक किया, जिसकी वजह से हमें भी ये जो मैसेज है दोबारा लोगों को कन्वे करने का मैसेज मिला। इसमें डिटेल्स ये है कि ये अफनान नाम का बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल है, और ये स्टूडेंट है। इसने अपने घर से गाड़ी निकाली अपने दोस्तों के साथ, और मैकडॉनल्ड्स जा रहे थे। जब ये फेज़ 7 में उस क्रॉस पे पहुंचे हैं तो इसकी गाड़ी की स्पीड 110 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। अब एक तो इतना छोटा बच्चा है जिसका ना शनाख्ती कार्ड बना है ना लाइसेंस बना है, वो गाड़ी चलाने का अहल ही नहीं है। फिर वो इतनी हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहा है क्योंकि वहाँ पे रोड्स नेचुरली खुले हैं, ट्रैफिक कम होती है। और दूसरी जो रफाकत साहब की फैमिली थी, उनकी गाड़ी डेड स्लो थी क्योंकि उनके एंड पे स्पीड ब्रेकर था। इन्होंने उनकी गाड़ी को 90 डिग्री के एंगल पे हिट किया, जो गाड़ी का कैबन था, जिसकी वजह से वो 6 के 6 अफराद जो थे वो सफ़े हस्ती से मिट गए। अभी वो गाड़ी भी जितनी डैमेज है उससे पता चल रहा है कुछ कोई नहीं बचा होगा इस गाड़ी के अंदर। और इनकी गाड़ी क्योंकि इम्पोर्टेड थी, वो प्रीमियम गाड़ी थी, उसमें एयर बैग्स थे, वो डिप्लाई हुए और इनको खुद जाने नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने एक पूरे ख़ानदान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इसके पेरेंट्स हैं बुनियादी तौर पे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल, कि उन्होंने क्यों अलाउ किया एक ऐसा छोटा बच्चा कि जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं है वो गाड़ी लेकर निकले। और जब हमने उसका इंटरव्यू किया और हमने वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया आपके साथ भी, तो वो 1 साल से गाड़ी चला रहा है और किसी ने उसको चेक नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने उसको रोका नहीं। और जैसे आप बात कर रही थी, लोग इस बात पे फ़ख्र का इज़हार करते हैं कि हमारा बच्चा इतना छोटा है और वो गाड़ी चला लेता है, जबकि वो मेंटली उस काबिल नहीं है कि वो अपने और दूसरों को पहुंचने वाले नुकसान को एस्टिमेट कर सके। जी, तो बड़ा खतरनाक सान्या हुआ, बहुत अफसोसनाक सान्या हुआ। अच्छा सीटी साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने ये फैक्ट्स बताए हैं, और यकीनन सारे लोग गमज़दा हैं कि एक पूरी फैमिली एक गफलत की वजह से लुकमा अजल बनी है। लेकिन सर, आपने भी बताया कि वो 1 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि हमारा चेक एंड बैलेंस, हमारा मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है कि 1 साल तो क्या, एक दिन भी अगर कोई शख्स, कोई कम उम्र बच्चा गाड़ी लेकर बाहर निकलता है तो फ़ौरन से पहले उसके पेरेंट्स को अकाउंटेबल किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, देखिए कानून में ये प्रोविजन मौजूद है। जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसमें जो सेक्शन 102 है, उसमें ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई आदमी या बच्चा रेकलेस ड्राइविंग करता है तो उसकी जो अबेटमेंट करने वाले अफराद हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं चाहे कोई हैं, उनको भी सज़ा दी जा सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में इसके पेरेंट्स को ज़रूर सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ियाँ बाहर ले जाने से रोकें। तो FIR आपकी मुद्दत में दर्ज हुई है? जी, FIR उन कंप्लेनेंट की मुद्दत में दर्ज हुई है जिनकी फैमिली सफ़े हस्ती से मिट गई है नेचुरली, लेकिन हम उसमें अपनी इनपुट ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये केस एक टेस्ट केस बने और इस केस के नतीजे में बाकी लोगों को सबक हासिल हो। अगर हम सिर्फ स्टैट्स की बात करें तो इस साल 20,514 कम उम्र ड्राइवर्स को चालान किया गया है। राइट। हर रोज़ हम रेस्क्यू 1122 के साथ डाटा एक्सचेंज करते हैं एक्सीडेंट्स का, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो माइनर एक्सीडेंट्स है उसकी डिटेल रिपोर्टिंग लोग पुलिस को कम करते हैं, रेस्क्यू 1122 को ज़्यादा करते हैं। तो इस साल तकरीबन 80,000 से ज़्यादा हादसात लाहौर में हुए, छोटे और बड़े। 80,000, जिसमें लाहौर में 354 लोग जो है वो अपनी जान से गए, और ये तादाद जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 60 कम है, पिछले साल इससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे। और इस पे ये देखें कि 70% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, और वो हेड इंजरी की वजह से अपनी जान से जाते हैं। और ये वजह थी जिसको सामने रखते हुए आईजी साहब ने हमें ऑर्डर दिया और हमने हेलमेट की कैंपेन स्टार्ट की। लेकिन आपके इल्म में होगा कि अब जबकि हेलमेट ना पहनने पे जुर्माना 2,000 रुपये हो चुका है, तो फिर भी आपको बेतहाशा लोग बगैर हेलमेट के नजर आएंगे। बिल्कुल, जिसमें सिंपल उनका फ़ायदा है कि 2,000 रुपये का जुर्माना भरने से बेहतर है कि आप 1,000-1,500 रुपये का एक अच्छा हेलमेट खरीद के उसको पहने, जिसमें आपकी जान की जान की सेफ्टी है, उनकी जान की सेफ्टी है। लेकिन लोग जिद में, अना में, अपनी ईगो में, अपने उस जो सोशल बिहेवियर की आप बात कर रहे थे, जिद और ईगो है, ये जो तो आप लैक ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे
कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इस हेलमेट ना पहनने से ट्रैफिक पुलिस को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान अगर पहुंचेगा खुदा न खास्ता तो उनकी जान को पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर उनका छोटा बच्चा जो है वो गाड़ी लेके बाहर निकलता है तो उससे ट्रैफिक पुलिस को कोई नुकसान नहीं है, उसकी अपनी जान को नुकसान पहुंच सकता है। आप देखेंगे अगर खुदा न खास्ता इस बच्चे को अपनी जान को नुकसान पहुँच जाता तो फिर इसके जो पेरेंट्स है वो उनका तकलीफ जो है वो ज़िंदगी भर ना जाती। अब तो इनको एटलीस्ट ये है कि जी इनका बच्चे की जान अल्लाह ताला ने महफूज रखी, लेकिन एक पूरी फैमिली सफायस्ती से मिट गई। तो अब हमने ये फैसला किया है कि इस ट्रेंड को रोकने के लिए जहां हम पहले चालान किया करते थे अब हम FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि ये रेकलेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक ऑफेंस है जिसमें FIR दर्ज की जा सकती है सेक्शन 279 के तहत। अब हम FIR दर्ज करेंगे, उस FIR के नतीजे में ये होगा कि वो जो बच्चा है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, वो कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने का अहल नहीं रहेगा, कहीं पे उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको एडमिशन में मुश्किलात होंगी। लेकिन ये कॉस्ट मेरे ख्याल में ज़रूरी है एक लेसन लोगों को टीच करने के लिए जो हमें चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं, और उसमें पेरेंट्स जो है उनकी रिस्पांसिबिलिटी अपनी है। माइनर के ऊपर FIR के क्लॉज तो बड़े सादे और कम होते हैं और उनकी ज़मानत भी जल्दी हो जाती है। जी ज़मानत जल्दी हो जाती है लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में उनको कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती है। बाकी माइनर्स को हमारा मकसद ये है कि देखिए हम इस ट्रेंड को रोकें। इतना बड़ा सानिया हो गया, देयर आर ऑलवेज सम रेड लाइंस और ब्रेकिंग पॉइंट्स। अब इससे बड़ा सानिया और क्या हो सकता है कि एक छोटा बच्चा एक पूरी फैमिली को सफायस्ती से एक काम में मिटा दे। CTO साहब, जो एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं, जो कानून मौजूद हैं, इस हवाले से आपको क्या लगता है उन पे इम्प्लीमेंटेशन का वजह है या हमारे लॉज में ही इतने लूप होल्स हैं कि उनको बेहतर होना चाहिए, सज़ाएं इतनी सख्त होनी चाहिए? ठीक है बच्चे की कम उम्र है लेकिन पेरेंट्स को तो अकाउंटेबल कर सकते हैं इसमें। जी डेफिनेटली, देखिए मैंने कहा कि कानून में कोई शुक्म नहीं है, कानून में बड़ा कैटेगोरिकली मौजूद है कि अगर कोई बंदा रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है और कोई शख्स उसकी अबेटमेंट कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल में इस केस में इसके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनको सजा दी जा सकती है। कानून में कोई हुक्म नहीं है। और दूसरा पनिशमेंट जो है वो बड़ी रीजनेबल पनिशमेंट्स हैं कि जैसे ये रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के साथ अगर आप किसी शख्स को मारते हैं तो आपको दियत के साथ 10 साल की पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छा लेसन है जो लोगों को सिखाया जा सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि हमारे लोग जो है वो एक्सीडेंट्स के केसेस को ज़्यादा परसू नहीं करते। हमारे अमूमन ट्रेंड ये है कि अगर एक्सीडेंट में किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो उसको हादसे के तौर पे कह के उस केस को फॉलो अप नहीं करते। फिर ये कि कुछ हमारे प्रोसेसेस हैं, जैसे लोग जो है वो सोशली मैंने ये देखा है, मैं मुख्तलिफ ज़िलों में मैंने बतौर DP भी सर्व किया, लोग पोस्टमार्टम से बहुत खौफजदा होते हैं कि बॉडी को चीर फाड़ दिया जाएगा और बॉडी को जो है वो म्यूटिलेट कर दिया जाएगा, ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे, तो लोग उससे खौफजदा होकर पोस्टमार्टम नहीं करवाते, FIR दर्ज नहीं करवाते, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है। देखें इससे तो हम उन ड्राइवर्स की जो एक्सीडेंट करके लोगों की जान ले रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि अगर उसने एक्सीडेंट करके एक बंदे की जान ले ली और एक्सीडेंट के नतीजे में जान लेने के बाद उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई तो उसको तो और शय मिलेगी। ये एक ऐसा काम है जिसको मैं बार बार रिपीट करूंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अभी आप हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज, एक तो हम जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं जो कि गाड़ियाँ मोटर बाइक लेकर जाते हैं। जो चिंगचे रिक्शा है उसमें भी आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने साथ कितनी सवारियां बिठा के लेके जा रहे होते हैं। इन पर क्योंकि जिन एरियाज़ में चिंगची चलते हैं उन एरियाज़ में तो शायद वार्डन्स खड़े ड्यूटी भी नहीं देते, तो उनको रोकने के लिए कोई एफर्ट की गई हो? देखिए हमारे पास अलहमदिल्ला 3300 के करीब ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं जो लाहौर में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये 3 शिफ्ट्स में हम लोग काम करते हैं। राइट। तो इसके अलावा लेकिन जो हमें बहुत बड़ी सपोर्ट है वो सेफ सिटी की हासिल है। सेफ सिटी के 7000 कैमराज है जो कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में डिप्लॉयड हैं और हमारी भी वहाँ पे ट्रैफिक की टीम्स हैं जो बाकायदा बैठ के उसको मॉनिटर करती हैं। वो एक एडिशनल सपोर्ट है जो हमें हासिल है। जहाँ आपने बात की ना ये डिफेंस फेज़ 7 की, फेज़ 8 की, फेज़ 9 की, जो रिंग रोड के क्रॉस हमारे एरियाज़ हैं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रेजेंस पहले थोड़ी सी थिन थी। अब कल मैंने DHA अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग की, वहाँ पे हमने ट्रैफिक का एक नया सेक्टर क्रिएट किया है। और उस सेक्टर को क्रिएट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ DHA के जो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके जो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, उनकी भी सपोर्ट हमें हासिल होगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि तमाम एरियाज़ में हमारी प्रेजेंस इवन हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ऐसे केसेस में ना एक चीज़ देखने में आती है कि जो ताकतवर होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। जिस तरह आपने भी कहा कि लोग होते हैं जो हादसाती केसेस होते हैं उसको परसू नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस जिनको टेस्ट केस बनाकर एक मिसाल बनानी चाहिए है, वहाँ पे स्टेट को खुद मुद्दई बनना चाहिए है, हाँ। खुद फरीक बनना चाहिए है ताकि दूसरे लोगों के लिए तो इबरत बने, दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बने? देखो जो कानून में एक प्रोविजन दी गई है ना कॉम्प्रोमाइज़ की, अब कंप्लेनेंट ऑफ द केस नेचुरली वही होगा जिसका नुकसान हुआ है। द केस इज़ ऑलवेज फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइड। स्टेट उसमें केस को परसू करती है, प्रोसिक्यूट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाती है।
जो आपने बताया एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फिनोमेना इस माशरे में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट है कि जो कंप्लेनेंट है वो किसी भी स्टेज पे इवन अगर किसी शख्स को सज़ा हो भी जाती है तो सज़ा होने के बाद भी वो अपने केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की जो क्लॉज है वो मौजूद है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ केसेस ऐसे होने चाहिए जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द कम्युनिटी या ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी होने चाहिए, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ की प्रोविजन नहीं रखी जानी चाहिए। तो कुछ ऐसे केसेस हैं, और ये जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है ये ऐसा ही है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज है, कि जिसमें शायद उसने पब्लिक एट लार्ज की जो ज़िंदगी थी वो ख़तरे में डाली। तो उस किस्म के केसेस हैं और नेचुरली उसमें स्टेट परसू करती है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला देखिए अब इस केस में तो जितना बड़ा नुकसान हुआ इसको जेन्युइनली एक टेस्ट केस बनाना चाहिए। 780 दहशतगर्दी की दफात लग सकती है जी, दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकी, क्योंकि दहशतगर्दी की जो आसिफ सईद खोसर साहब ने जजमेंट दी थी वो दहशतगर्दी को बिल्कुल डिफाइन करके एक स्पेसिफिक कॉरिडोर में उसको सेट किया गया है। जो इस किस्म के ऑफेंसेस हैं। और इस फैमिली की तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्ड आया है? जो 6 लोग जिस फैमिली के गए हैं उनकी जानिब से कोई हुआ है, आपका उनसे कोई राब्ता हुआ है? वो आगे क्या चाहते हैं? जी, वो देखें अपना केस परसू कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, बाकायदा जो है प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं, एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, गाड़ी कब्जे में ली गई है, और पुलिस का काम है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करके केस को कोर्ट में चलान के बाद भिजवा दे। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो अपने केस को ज़रूर परसू करेंगे, और नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने भी किसी बेहतर सिमत में जाना ना। देखें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ज़ैनब एक केस हुआ, एक बच्ची को ज़्यादती के बाद मर्डर किया गया, उस केस को पुलिस ने ट्रैक किया और वो जो दरिंदा था उसको इतनी ज़्यादा बच्चियों को उसने रेप के बाद मर्डर किया हुआ था, और वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद ज़ैनब ऐप भी बनी, मुख्तलिफ सख्त कवानीन भी बने, और सोसाइटी ने एक और तरीके से इन केसेस को लेना शुरू कर दिया। स्पेशल टीम्स बन गई, जेंडर क्राइम सेल्स बन गए, कोर्ट्स ने उन केसेस को प्रायोरिटी पे परसू करना शुरू कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा केस है कि जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट है, कि जिसमें कोर्ट्स भी इस केस को सीरियसली इंशाल्लाह ताला लेंगी, प्रायोरिटी पे परसू करेंगी। हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारी पुलिस की टीम्स हैं, वो उसको प्रायोरिटी पे प्रोसेस करेंगे। व्हाट अबाउट द अफनान फैमिली? क्या वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड है? उसकी फैमिली का कुछ पता चल सका? उसके पेरेंट्स की जानिब से कुछ स्टेटमेंट आया हो अभी? या हो सकता है कि एज अ माइनर, क्योंकि आपने बोला कि कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, तो एज अ माइनर शायद उसको उस तरह से अकाउंटेबल ना किया जाए जिसका वो हकदार है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में ये है कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, या जो मैक्सिमम हार्श पनिशमेंट है वो नहीं जा सकती, लेकिन इसमें पनिशमेंट उनको ज़रूर दी जानी चाहिए और ज़रूर होगी। उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जुवेनाइल जो है उसको कोई सजा भी नहीं हो सकती या वो कुछ भी करे। नहीं, तो होता है ना कि कुछ फैमिली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं जो कि ब्लैकमेल कर देती हैं, दूसरी फैमिली को इतना प्रेशराइज कर सकती हैं कि वो खुद अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दें कि हम मजीद लोगों की जान नहीं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में जिस फैमिली के 6 अफराद जान से गए हों, उनके साथ पूरी स्टेट की ताकत मौजूद है, उनको सपोर्ट मौजूद है, वो हक पे हैं। एक सिंपल ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एक ड्राइवर था जो अंडर एज था, वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसने एक स्लो चलती हुई गाड़ी को हिट किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी प्रोविजन है कि जो उनको सपोर्ट करे, और उसमें अगर कंप्लेनेंट अपने केस को परसू करते हैं, इंशाल्लाह ताला उनको पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की और स्टेट की पूरी सपोर्ट हासिल होगी। अच्छा सर, फर्दर अब क्या आप लोगों ने सोचा है? जिस तरह हम देखते हैं कि पहले तो चालान ई चालान सिस्टम था, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था। ट्रैफिक सिग्नल्स की बाकायदा पासदारी की जाती थी, ट्रैफिक लॉज को फॉलो किया जाता था, तो वो भी कुछ देर के लिए बिल्कुल साइड पे हट गया है। तो इससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब तो हुई होंगी, ट्रैफिक जो वायलेशंस हैं उनमें इजाफा तो हुआ होगा। जी, एक अच्छी खबर ये है कि जहाँ पहले वो हमारा ई चालान सिस्टम जो हमारे ANPR कैमरा से वो फंक्शन नहीं थे, लेकिन अभी MD नई तशरीफ़ ले आए हैं और उन्होंने सेफ सिटी के इस कंपोनेंट को फंक्शनल कर दिया है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक दिन में उन्होंने 1,11,000 वायलेशंस ट्रैफिक की नोट की, एक दिन में उन कैमरों। एक दिन में तो आप ये इससे समझ सकते हैं कि हमारे लोगों की ट्रैफिक सेंस जो है वो कितनी ख़राब है, ये लोग कितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं कि हर बंदा जो है वो इशारा तोड़ने में, लाइन लेन डिसिप्लिन मेंटेन रखने में, ओवर स्पीडिंग करने में उसको अपना हक समझता है। जैसे आपने कहा कि वो बच्चे छोटे अगर चलाते हैं तो पेरेंट्स उस पर फख्र महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल का मोटरसाइकिल चला लेता है। ई चालान का क्या होगा? ई चालान अभी इशू होना स्टार्ट हो गए हैं जी, हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इशू हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी खबर है। इससे इंशाल्लाह ताला लाहौर की ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। सर, पहले तो स्मॉल रोड को स्पेसिफिक होता था कि वहाँ पर हाई कोर्ट भी था और कोर्ट्स भी सारी वहीं पर थी, पार्लियामेंट भी था, तो उस पर तो क्या बाकी लाहौर ये जो 1200 कैमरे हैं ये क्रॉस द सिटी लगे हुए हैं, सिर्फ माल रोड पे नहीं है, पूरे शहर में लोकेटेड हैं, और 1200 इंशाल्लाह ताला इसमें से मैक्सिमम कैमरास फंक्शनल हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में उन्होंने 1,11,000 वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड की, और उसमें उन्होंने ई चालान जो है
इशू किए हैं जिनकी नंबर प्लेट रिकग्नाइजेबल थी और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इससे शहर के ओवरऑल ट्रैफिक सेंस में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और अब चालान उसी तरह घर पे आया करेंगे जैसे पहले आया करते थे? जी, उसी तरीके से जाना शुरू हो चुके हैं। हो चुके तो वो लोग देख लें, जो लोग ये समझते थे कि ई चालान आना बंद हो चुके हैं, ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे, उनके लिए सीटीओ साहब ने हमारे इस प्लेटफॉर्म से उनको जो है ना अवेयर कर दिया है आप लोगों को कि अब ज़रा सोच समझ के सिग्नल्स को जो है ना वायलेट कीजिएगा, क्योंकि चालान अब आपके घर पे। अच्छा, अगर ई चालान आपके घर पे आते हैं और आप उसे पे नहीं करते तो आगे उसका क्या रिजल्ट क्या है? क्या अरेस्ट किया जाएगा जिस शख्स की गाड़ी है? देखें, जो हमारे ANPR कैमराज हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज, वो कैमरा जो है वो गाड़ी का नंबर को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसमें ये सलाहियत है कि उस गाड़ी को अगर आप ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जिसने 5 चालान पे नहीं किए और आप उस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो जब गाड़ी किसी कैमरे के सामने से गुजरेगी तो एक पॉपअप जनरेट होगा। तो उस गाड़ी को फिर पुलिस जो है वो इम्पाउंड कर लेती है और जब तक वो गाड़ी का ड्राइवर जो चालान पे नहीं करे वो गाड़ी पुलिस की कस्टडी में रहेगी। ऑलराइट सर, लास्टली हमारी पब्लिक को कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहते हो ट्रैफिक के हवाले से तो हमारा प्लेटफॉर्म एंड प्लस सर कोई रिकमेंडेशंस के फाइन्स को, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो कहा जाता है कि फ़ाइन ज़्यादा क्यों नहीं करते, अगर ज़्यादा कर दे तो लोग डर से फिर वायलेशन नहीं करेंगे, तो अगर आप उस हवाले से भी कुछ कहना चाहें। जी देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस मामले में बहुत सपोर्ट किया कि जो हमारी हेलमेट की वायलेशन थी, हमारी 1 वे की वायलेशन थी, हमारी रॉन्ग पार्किंग थी, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स थी, उनके चालान उन्होंने बढ़ा के 2000 रुपये किए। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी महज़ब माशरे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे वायलेशन की रकम इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक डिटरेंट का काम करे, कि लोग उसके खौफ की वजह से वायलेशन करें ही नहीं। अब जैसे देखें ना, हेलमेट वायलेशन पे अगर 200 रुपये का चालान था तो जब हमारे वार्डन को रोकते थे तो वो लोग कहा करते थे कि जल्दी जल्दी चालान करो, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अब जब वो चालान 2000 रुपये का हो गया तो वो एटलीस्ट पे करते हुए बंदे को ये एहसास होगा कि मैं इस 2000 रुपये का हेलमेट क्यों ना खरीद दूँ। तो मकसद चालान करके कोई रकम इकट्ठी करना नहीं है, मकसद ये है कि एक डिटरेंट वैल्यू क्रिएट करना है कि जिस डिटरेंट वैल्यू की वजह से वो वायलेशन कम से कम हो। सर, लास्टली कोई मैसेज पब्लिक को दें? आपकी तवज्जो से मेरा पैगाम ये है कि देखें, ट्रैफिक पुलिस लोगों की बेहतरी के लिए है। ये वाहिद फोर्स है जो वो सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको तमाम शहरी अवेल करते हैं। आप सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए आते हैं तो आप रोड यूज़ करते हैं, वापस जाते हुए रोड यूज़ करते हैं। अर्बन सेंटर्स में ट्रैफिक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिटीजन्स की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। तो हम लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में ना डालें और किसी भी सूरत में अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी न चलाने दें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वाकई ट्रैफिक वार्डन्स हमारे जितना बेहतरीन काम करते हैं, हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, गर्मी हो, बारिश हो, हब्स हो, गर्द आलूद हवाएं चल रही हो, जैसा भी मौसम हो, शदीद ठंड में भी आपको रोड के ऊपर ट्रैफिक वार्डन्स खड़े नजर आते हैं। और सबसे अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बहुत रिश्वत नहीं लेते, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव। अगर आपका चालान भी करते हैं तो वो भी मुस्कुराते चेहरे के साथ करते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि खाली डंडे के जोर पे ट्रैफिक और ऐसे कवानीन लागू नहीं होते हैं जब तक खुद से हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और किस तरह हमने इसको अदा करना है, तभी जाकर हम एक मुहज़्ज़ब शहरी बन सकते हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा अलार्मिंग डेटा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिसके बाद आपको हमारा सर शर्म से झुक जाएगा कि नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान ये वाहिद ऐसा मुल्क बन गया है जो कि दूसरे नंबर पर आ रहा है, जहां पर लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अंडर एज हैं, और जो तालीम हासिल कर भी रहे हैं वो भी इतनी कोई मयारी तालीम हासिल नहीं कर रहे कि अगर किसी जो है छोटे बच्चे को कोई बुक पकड़ा दें और उसे कहीं के पढ़े, क्योंकि ये सरकारी स्कूलों का डेटा है। प्राइवेट तो फीस ही आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ये एजुकेशन कमर्शलाइजेशन की तरफ चले गए हैं जिसमें सिर्फ आपसे जो है ना बैग भर भर के पैसे वसूल किए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि जी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस के नाम पर आपसे कितनी भारी फीस ली जाती है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जब से हमारी तालीम कमर्शलाइजेशन का शिकार हुई है, तालीम का निज़ाम हमारा इतना उसमें फुकदान देखने में आया है, हमारा इतना डैमेज हुआ है। अब सिर्फ यही फिगर्स मुलाहिजा करें कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जेवर तालीम से आरास्ता ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। 1.5 करोड़ बच्चियां हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चियां हैं।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस डेटा की बुनियाद पर कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ पर जा रहा है, किस जानिब, और हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज में तालीम है ही नहीं। अच्छा, है पहले बजट तो आप देख लें, तालीम का बजट कितना होता है यहाँ सेहत का है आपका 2.7 और तालीम का है 2.5 और बाकी डिफेंस का, बाकी चीज़ों का अगर आप डेटा की बात करें तो वो अरबों खरबों रुपया होता है। सबसे छोटा जो सबसे नीचे हिस्सा आता है ना, जिसमें आ जाता है कि पेंशनर्स को, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के बाद जो सबसे मामूली बजट होता है ना, उसमें ये तालीम और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे असातिज़ा बेचारे सड़कों पर खार हो रहे होते हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर तनख्वाहें मिल नहीं रही होती हैं। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर कैसे हम बेहतर तालीम फ़रोख्त है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं, और कैसे हम तालीम याफ्ता हो सकते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए CEO आफाक शाहिद वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। शाहिद वारसी साहब, आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं और बड़े तालीम के हवाले से बड़े इदारे भी कामयाबी से चला रहे हैं। सर क्या वजह है हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ में ही तालीम नहीं है, या फिर हम अभी तक संजीदा ही नहीं है कि हमने एक, या हमें ये लगता है कि हम बग़ैर तालीम के भी कोई तरक्की याफ्ता अक़वाम में अपना शुमार कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया कि तो आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। इसमें शुरू में जो आप डेटा डिस्कस कर रहे थे कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इसमें हम कितने संजीदा हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 2014-15 में पाकिस्तान में टोटल 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों की तादाद 50 लाख थी, 5 मिलियन के करीब। उसमें से 26 मिलियन स्कूल जाते थे जी, और 24 मिलियन स्कूल नहीं जाते थे। तो ये जो 24 मिलियन स्कूल नहीं जाते थे, ये टोटल बच्चों का 47% थे इस एज ग्रुप के। अब आज आप 2022 का डाटा अगर उठा लें तो इस वक्त जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसकी स्टैटिस्टिक्स दी जाती है, वो 22.8 मिलियन है, जो कि टोटल का 44% के करीब है। इसका मतलब है पिछले 7-8 सालों में सिर्फ 3% का फ़र्क पड़ा है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पहले 47% थे, 44 हो गए। इसका मतलब है ये इस रफ्तार से अगर आप चल रहे हैं, और ये किसी प्लानिंग के नतीजे में नहीं हुआ, तो अगले 50 साल में भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 100% नहीं हो सकता। तो ये तो उन बच्चों का मामला है जो कि स्कूल नहीं जा रहे, और उनको लाने के लिए क्या एफर्ट हो रही है, उस एफर्ट का अंदाज़ा आप इन 7-8 साल के डाटा से लगा लीजिए कि पहले अगर 24 मिलियन बच्चे नहीं जा रहे थे तो अब 22.8 मिलियन नहीं जा रहा उसके अंदर, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ज़ाहिर इस सिलसिले में तो कोई सिंसियरिटी नहीं है। फिर एक वो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनके हवाले से भी बहुत से आदाद शुमार हैं। वो क्या आदाद शुमार हैं? वो आदाद शुमार ये हैं कि ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसमें ग्रेड 5 के बच्चे ग्रेड 2 की उर्दू की स्टोरी नहीं पढ़ सकते। कितने बच्चे नहीं पढ़ सकते? ऑलमोस्ट 50% नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश में अगर एक वर्ड है टीचर या वाटर, तो आप समझ लीजिए कि क्लास 5 के बच्चे के नहीं पढ़ सकता 50%। हालांकि क्लास 5 के बच्चे को इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के वर्ड्स पढ़ने चाहिए थे। तो जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनकी भी जो स्टैटिस्टिक्स देखी जाएगी आपको, उसमें भी कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, जिसमें लैंग्वेज भी है और जिसमें मैथमेटिक्स भी है कि उनका रिजल्ट बहुत ख़राब है। अच्छा, ये दोनों साइड पर है, ये पब्लिक साइड पे भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर ये जो डाटा है ये दोनों को मिलाकर है। राइट। इसका मतलब है कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हैं दोनों को मिला के ये बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट 52% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स के डिवीजन नहीं कर सकते, जबकि हमारा करिकुलम ये कहता है कि क्लास 5 के बच्चे को 6 डिजिट के डिवीजन आने चाहिए, लेकिन वो 2 डिजिट्स के डिवीजन नहीं कर सकते। क्लास 2 की उर्दू की किताब की स्टोरी रीड नहीं कर सकते। तो ये तो नेशनल करिकुलम आपका क्या कहता है 2006 का, आप उसके मुताबिक भी आज 2023 में वो गोल अचीव नहीं कर सकते। तो मेरी तालीम भी बहुत ख़राब है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो आप कह रहे हैं इसके अलावा तरक्की, इसके अलावा कोई तरक्की नहीं होती। मैं अभी पिछले हफ्ते चाइना में था। कल्चर पूरे सिर्फ गवर्नमेंट की साइड पे तो है ही है। तो चाइना के एक शहर से दूसरे शहर विज़िट करते हुए 5 घंटे की फ़्लाइट थी, और 5 घंटे की इस फ्लाइट में एक 3 से 4 साल का बच्चा होगा और माँ उसके साथ बैठी थी। बगैर किसी मुबालगे में बात कहूँ तो 5 घंटे में से तकरीबन 3-3.5 घंटे उस बच्चे के हाथ में पेंसिल थी और कॉपी थी। वाह। मोबाइल नहीं था उसके पास, पेंसिल और कॉपी था, और वो कुछ ना कुछ लिख रहा था। और जिस वक्त जहाज़ पे लाइट ऑफ हुई है उस वक्त भी वो लाइट जला के अपने टेबल पे कुछ ना कुछ लिख रहा था, और बिल्कुल 5 घंटे फ्रेश था, कोई शोर नहीं था, और ज़्यादा से ज़्यादा एज उसकी 3 से 4 साल होगी। माँ उसको गाइड कर रही थी। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा जब तंग करना शुरू कर देता है तो मोबाइल हाथ में पकड़वा देती है।
तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस दौर में इतनी तरक्की करने के बावजूद बच्चों को कॉपी पेंसिल के साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो ज़ाहिर है जब ये बच्चे आगे जाएंगे तो इनकी रीडिंग, इनके मैथमेटिक्स, इनकी साइंस, ये सब बेहतर होगी। इसीलिए आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि पूरी दुनिया के बच्चों की मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज का असेसमेंट होता है, जो OECD के तहत बनने वाला एक इदारा है, पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। पीसा, यस। पीसा के रिजल्ट के अंदर पहले चाइना पार्टिसिपेट नहीं करता था, फिनलैंड दुनिया में नंबर 1 था। जब से चाइना ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, दुनिया में मैथमेटिक्स में, साइंस में और लैंग्वेज में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। माय गॉड। पाकिस्तान का तो उसमें दूर पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा आज तक। अच्छा, पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। पीसा का 2025 का विजन ये है कि 90 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करें। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी दुनिया उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और वो देख रही है कि इस दौर के अंदर जितनी मैथमेटिक्स, जितनी साइंस क्लास 15 ईयर्स एज बच्चे को आनी चाहिए, उसमें हम कहाँ हैं। दुनिया उस पीसा के रिजल्ट की बुनियाद पर अपना करिकुलम रिवाइज कर रही है। हमने आज तक वहाँ कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया कि हम चेक करें कि हमारा बच्चा दुनिया में किस पोजीशन पे है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम। अक्सर हम एक नारा सुनते थे अपनी हुकूमतों से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर का भी उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा होता है कि यकसा निज़ाम तालीम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट सिलेबस कुछ और है, फिर O लेवल, A लेवल है, फिर मदारिस का, मस्जिद का उनका एक अपना तालीमी निज़ाम है। तो ये कितनी बड़ी हर्डल है हमारी तालीमी मैदान में। अच्छा, इसमें हर्डल से ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में क्लियर होनी चाहिए। लोगों को क्लियर नहीं है। जिस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं वो यकसा निज़ाम तालीम नहीं है, यकसा निसाब तालीम है। यकसा निज़ाम तालीम में तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, बिल्कुल। यकसा निसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ने से मुराद ये है, हम ये कहते हैं जी हमने सिंगल नेशनल करिकुलम बना लिया। भाई करिकुलम पाकिस्तान में 2006 में भी था, करिकुलम उसके बाद 2017 में रिवाइज हुआ, करिकुलम उसके बाद सिंगल नेशनल करिकुलम आगे 2020 में हुआ, 22 में हुआ। निसाब क्या करता है? निसाब आपको एक स्टैंडर्ड दे देता है कि आपने मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, साइंस में बच्चों को किस ग्रेड पे किस काबिल बनाना है। 2006 का करिकुलम ये कहता है कि क्लास 5 के मैथमेटिक्स के बच्चे को 6 डिजिट आने चाहिए। 2020 का करिकुलम कहता है 5 डिजिट आने चाहिए। तो वो 5 लिख दे या 6 लिख दे या 8 लिख दे, उसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा और इम्प्लीमेंटेशन वाली बॉडी कौन सी है। तो निसाब आप दुनिया का जितना बेहतरीन बना लें, उससे मेयार तालीम कभी भी बेहतर इसलिए नहीं होगा कि आपका असेसमेंट का निज़ाम आपके निसाब के मुताबिक नहीं होता। सर, एक हमारे टीचर्स में भी तो वो एबिलिटी नहीं है ना, उन्होंने भी तो यही कुछ पढ़ा है, यही पढ़ के तो वो आगे टीचर्स बने। लेकिन टीचर में अगर एबिलिटी नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब आप यकसा निज़ाम की बात कर रहे हैं ना, तो आप निसाब बनाने के बाद आपने एक स्टैंडर्ड तो तय कर दिया। वो निसाब पहले भी ख़राब नहीं था। पाकिस्तान का निसाब ठीक है, हमेशा से ठीक है, लेकिन उस निसाब को 90% से ज़्यादा पाकिस्तान के टीचर ने पढ़ा ही नहीं है। जी जी जी। उन्हें नहीं पता साइंस के टीचर, वहाँ मेमोराइजेशन है। इंग्लिश का टीचर जा रहा है मेमोराइज करवा रहा है, उर्दू का टीचर जा रहा है मेमोराइज करवा रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि मैं अक्सर प्रोग्राम में पूछता हूँ लोगों से कि आप एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और वहाँ आप 10 साल तक लैंग्वेज सीखें और फिर उस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिले और फिर आप ना अंग्रेजी में बोल सकते हो, ना समझ सकते हो, ना लिख सकते हो, तो आप हैरान होंगे ये कौन सा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। हैरान होंगे ना। भाई ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक बच्चा इंग्लिश पढ़ता है ना स्कूल में। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है ना आपने। लैंग्वेज इंट्रोड्यूस है, उर्दू हो या इंग्लिश, उसका क्या पर्पज है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब आप फेल भी नहीं होते और आप पास भी हो जाते हैं और आप बोल भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते, तो आप पास होते किस चीज में? इसका मतलब है वहां निसाब के लेवल फोकस नहीं है कि रीडिंग का ये गोल अचीव करना था, राइटिंग का ये गोल अचीव करना। वहां तो मेमोराइजेशन है, उर्दू में मेमोराइजेशन, मैथमेटिक्स में मेमोराइजेशन, साइंस में मेमोराइजेशन। तो आप मेमोराइज करा के बच्चों को पास करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बनाया हुआ है हमने, उसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, एक लैंग्वेज की तरह। कोई बॉडी नहीं है जो ये चेक करे कि ये निसाब के गोल अचीव हुए कि नहीं हुए। कोई बॉडी नहीं है जो चेक करे कि टीचर्स पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। कोई बॉडी नहीं है। मतलब मैं आपको एक हैरानकुन डेटा देता हूँ, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, स्कूल भी सुन रहे होंगे। जब आप प्री नर्सरी में अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं और प्री नर्सरी से ग्रेड 8 तक वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो ये 10 ईयर 11 ईयर के करीब एज हो गई। इस पूरी एज में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 10% टाइम है जो स्कूल में गुजारता है अपनी लाइफ। वो 10% टाइम भी आप समझ लीजिए कि टोटल टाइम क्या होगा, वो तकरीबन 6-7 हज़ार घंटे बनते हैं।
अब हम उस स्कूल लाइफ में ये सारे सब्जेक्ट जो मिलाएं तो 56-57 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 9000 के करीब लेसन हैं जो लेसन पीरियड होते हैं स्कूल में। सीखता क्या है वो रिपोर्ट सामने आ रही है, 2 डिजिट डिवीजन नहीं कर सकता, उर्दू रीडिंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है स्कूल में टाइम पाकिस्तान के बच्चों को कम नहीं मिल रहा। दुनिया के बाकी बच्चों को जितना वक्त मिलता है उतना ही पाकिस्तान के बच्चे को मिलता है, लेकिन उस क्लासरूम के अंदर टीचर जाके क्या कर रहा है, कोई ऐसी इंस्पेक्शन बॉडी नहीं है जो चेक करे कि गोल करिकुलम के अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी दुनिया में इसकी बॉडी होती है, बस्ते भारी हो रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी दुनिया में क्या होता है, आप बराबर में चले जाएं यूएई, दुबई के अंदर एक बॉडी बनी है 2006 में, उसका नाम है KHDA, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या करती है, पाकिस्तानी स्कूल है या इंडियन स्कूल है या ब्रिटिश स्कूल है, कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ लास्ट ईयर का डाटा बता रहा हूँ, 215 स्कूल हैं दुबई में, ठीक, 215 स्कूलों में से 199 स्कूल के 19,000 क्लासरूम को ऑब्जर्व किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उनके बाद उनके टीचर को इवैल्यूएट किया गया, उनके करिकुलम को इवैल्यूएट किया गया, उसके 6-7 इंडिकेटर्स हैं। फिर बताया गया है कि यूएई का, दुबई का कौन सा स्कूल आउटस्टैंडिंग है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा वीक है, कौन सा वेरी वीक है। एक स्कूल के अलावा वीक कोई नहीं है, वेरी वीक। लेकिन ये अमल इसलिए है, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे दिया कि करिकुलम के हवाले से दे दिया स्टैंडर्ड, टीचर के हवाले से स्टैंडर्ड दे दिया, प्रिंसिपल के हवाले से स्टैंडर्ड दे दिया। देने के बाद स्टैंडर्ड फारिग नहीं हो गए, इंस्पेक्शन हो रही है, रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही है, फीडबैक जा रहा है। वो फीडबैक पब्लिकली अनाउंस होता है, अखबारात में अनाउंस होता है। आप वेबसाइट पे जाके इस वक्त दुबई के किसी स्कूल के बारे में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल उसके वीक या आउटस्टैंडिंग है। आप किसी स्कूल के बारे में देख सकते हैं, चाहे आप उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है, कि टीचर इसके वीक है या आउटस्टैंडिंग है। किसी स्कूल के करिकुलम के बारे में देखना चाहे देख सकते हैं। तो जिस स्कूल का आप पूरा डेटा लेके पेरेंट्स के सामने रख देते हैं और पेरेंट्स कह के ये रेटिंग में एक वीक स्कूल है, वहाँ एडमिशन नहीं होंगे, तो स्कूल खुद ब खुद अपने आप को। लेकिन सर दूसरी हमारी ऐसी बॉडी नहीं है, हम तो अप टू डेट ही नहीं है, इनहेंस ही नहीं है। दुनिया मेटावर्स और एआई पर पहुंच चुकी है। हमारे तालीमी इदारों में वही फरसूदा, वही सब्जेक्ट्स हैं जो एक चले आ रहे हैं। कोई आइडिया ही नहीं है कि दुनिया अगले 10 साल 20 साल में कहाँ पर होगी। विजन नहीं है ना, सिंसियरिटी का मसला है। देखिए लास्ट मंथ दुनिया का एक सबसे बड़ा बुक फेयर होता है, लास्ट 70-75 ईयर से हो रहा है, उसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। मैं जर्मनी में था, ये मैं पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, 17 के बाद। जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में पूरी दुनिया की एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन स्टॉल लगाती है। आपको पाकिस्तान नाम का कोई एक भी स्टॉल नजर नहीं आएगा, और वहाँ पे अफगानिस्तान के नाम से नजर आएगा। यानी अफगानिस्तान मैंने का है, विजिट किया, पाकिस्तान का नहीं है। अफ्रीका में आपको रवांडा का नजर आ जाएगा, आपको कीनिया का स्टॉल नजर आएगा, लेकिन पूरी दुनिया के इस सबसे बड़े बुक फेयर में आपको पाकिस्तान नाम का एक भी स्टॉल नजर नहीं आएगा। हम पार्टिसिपेट करते रहे पहले, पाकिस्तान के नाम नहीं नजर आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात सुने, मैं एक सिंगापुर के पब्लिशर के पास गया, मैं समझा ये सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन लड़का पाकिस्तानी लग रहा है। मैंने थोड़ी सी उससे गुफ्तगू की, फिर वो भी जानता था। मैं हैरान हुआ कि फिर मैं पहचान गया कौन है। ये पाकिस्तानी एक इदारा था जो स्टेम एजुकेशन पे, ये जो साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं, इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को मिला के उसका एक निसाब बनाया है, लेकिन वो पाकिस्तान के नाम से नहीं जा रहा कि कौन पूछेगा। उसने एक सिंगापुर में रजिस्टर्ड करा के एज अ सिंगापुर कंपनी के हैसियत से स्टॉल लगाया होगा। ये तो हम बाकी दुनिया अफगानिस्तान के नाम से लगा रही है, रवांडा के नाम से लगा रही है, कीनिया के नाम से लगा रही है, हम इतनी जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसमें एक और बात मैं एक शेयर कर जी सर। पाकिस्तान 1947 में बना, 1947 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है ISO। आपने नाम सुना होगा, ISO 9000 वगैरह ये सब, बिल्कुल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1951 में पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया। उस वक्त सिंसियरिटी का लेवल देखें आप, 47 में पाकिस्तान बनता है और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान 1951 में मेंबर बन गया। इसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में एजुकेशन की स्टैंडर्ड के लिए वो बनाया, पाकिस्तान का मेंबर। पाकिस्तान 2019 में उस कमेटी में शामिल हुआ। 2019 में शामिल। ये वो इदारा है जिसका पाकिस्तान एज ए कंट्री मेंबर है, और ये पूरे दुनिया के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हर फील्ड में स्टैंडर्ड्स लिखते हैं, वो पब्लिश होता है। ये मुल्क अपने आप हमारे स्टैंडर्ड्स तो ऐसे है कि हमने गली के इस तरफ भी स्कूल रखा है, नहीं ले रहे। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? बिल्कुल सभी करते हैं। आप दोनों के क्रेडिट कार्ड के साइज में कोई फर्क है? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं है? उसमें शुक्र है पाकिस्तानियों ने नहीं वजह क्या है? डिवीजन आ जाती है। वजह क्या है? उसके विड्थ में कोई फर्क है? नहीं है। 0.78 mm होगा तो उतना ही होगा। क्यों नहीं है?
ये ISO का एक स्टैंडर्ड है, ISO 7810। इस स्टैंडर्ड में लिखा है कि ये क्रेडिट कार्ड की डायमेंशन क्या होगी, राइट, इसकी थिकनेस क्या होगी। कोई एक मुल्क दुनिया में इसकी वायलेशन नहीं कर सकता, क्राइटेरिया वरना पूरी दुनिया में आप बेनिफिट नहीं ले सकते। सर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं ना, और उसी ने एजुकेशन के स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं, उसी ने, बिल्कुल। लेकिन हमने आज तक उसको पढ़ा नहीं है। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ जिसने ये स्टैंडर्ड अप्रूव कराया है, और दुनिया में जिस ग्लोबल स्टैंडर्ड को लिखा गया एजुकेशन का, मैं 4 साल उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल रहा हूँ। हम उसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में दे रहे हैं। आप सब कुछ छोड़ दें, ये 36 पेजेस के डॉक्यूमेंट के 10 पेजेस हैं 19 से लेके 30 तक, इसको पढ़ के पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दें। सर जिस पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे चला सर जिस तरह से आपने हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम का पोस्टमार्टम किया है ना, वो वाकई में बड़ा अलार्मिंग भी है, और हमारी हुकूमतों को इस पर सोचना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद वारसी साहब, आपके वक्त का तशनगी बाकी रहेगी इंशाल्लाह। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और लास्टली हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे ये दुआएं की जा रही थी लास्ट वीक से ही कि स्मोक के बादल चढ़ जाए, बारिश भी हो गई। बारिश होने के बावजूद भी पहले तो ये होता था कि जब खुल के बारिश हो, हाँ, उसी तरह ही स्मोक अब तो मुझे रूम्स के अंदर, आप पहले तो ये था सिर्फ बाहर नजर आती है, लेकिन अब रूम के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है सब धुंधा, यहाँ पर भी स्मोक है। या बाहर इतनी स्मोक देख लेते हैं कि लगता है कि जिस कमरे में, बंद कमरे में भी अगर आप है ना, तो उसमें भी आपको स्मोक नजर आती है। और कराची भी पोल्यूटेड सिटीज में टॉप 10 में आ रहा है, लाहौर भी टॉप 10 के अंदर आ रहा है। लाहौर तो वैसे टॉप पर आ रहा है, पहले और दूसरे नंबर पे। हमारी दौड़ दिल्ली के साथ है, या तो दिल्ली टॉप पर है। मुझे एक बात बताएं, जब आप रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज लगाएंगे जी, जब आपकी गाड़ियां धुआं छोड़ती हुई, खराब गाड़ियां सड़कों पर रवां दवा होंगी, जब आप ग्रीन लैंड्स को काट कर, एग्रीकल्चर लैंड को काट कर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाएंगे, तो फिर स्मोक ही मिलेगी, और क्या आपको वहाँ पे आमों के बागात मिलेंगे? और ये आमों के बागात को काट कर ही तो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाती हैं। और फिर यही चीजें हैं, जब आप नेचर से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, नेचर से जब आप पंगा लेते हैं, तो फिर नेचर भी आपको उसका मजा चखाती है। और अभी यही हो रहा है। बल्कि अभी मुझे एक रिपोर्ट आई है कि लाहौर में रहने वाले, उनकी इस स्मोक, इस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से 7 साल उनकी एज जो एवरेज है, अच्छा 5 साल थी, अब 7 साल हो गई है, वो कम हो गई। डॉक्टर परवेज आमिर, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बड़ा अलार्मिंग डेटा है कि लाहौर के अंदर रहने वाले जो हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना है, और उसमें सबसे बड़ा मसला अभी तो ये बना है स्मोक का। उनका कम हो गया, बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं, बड़े मुतासर हो रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज़ में नहीं है गवर्नमेंट के। मैं चाहूँगी कि आप हमें गाइड करें कि हम खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे स्मोक फ्री बना सकते हैं। सर आवाज आ रही है आपको? दोबारा राब्ता करते हैं आपसे, आवाज़ कोई टेक्निकल मसला है, लेकिन असल चीज़ ये है ना फिजा, जिसकी हमने बात की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जाने कोई जाने को तैयार नहीं है, हमारी हुकूमतें उस तरफ जाती नहीं हैं। ये तो बड़ा एक आम सा हल है, किसी एक आम शख्स, किसी छाबड़ी फरोश को भी आप इस ओहदे पर बिठा देंगे ना, तो वो भी स्कूल से छुट्टियां दे देगा। और अभी ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिकमेंडेशन दी गई है। स्कूल्स जो हैं वो वीरान हुए हैं, आपकी खेलों के मैदान आबाद हो गए, गलियां आपकी भर गई हैं बच्चों से, भर गई हैं। ऐसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसमें यह है कि 2 हफ्ते के 2 दिन मैंडेटरी कहा गया है कि स्मोक से बचने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनको मेक श्योर किया जाए कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टियाँ हो। सैटरडे संडे आपको वैसे छुट्टी है, फ्राइडे आपका हाफ डे है, बाकी बचे 4 दिन। उन 4 दिनों में से भी 2 दिन आपको मैंडेटरी छुट्टी मिलनी है। माशाल्लाह, ये हमारे तालीम का स्टैंडर्ड होगा, और उसमें फिर पढ़े लिखे जो हुआ ना, पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़े लिखे नौजवान हमारे ऐसे निकलेंगे जो कि पहले कोरोना की छुट्टियों में रहे हैं और अब उसके बाद स्मोक की वजह से छुट्टियां कर रहे हैं। फिर माशाल्लाह हुकूमतों का तो चलें छोड़े ना, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारी माशाल्लाह जो अवाम है ना, वो भी मतलब डर और खौफ नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना, सेहत का तो ख्याल रखना ही नहीं है। अगर आपको स्कूल से छुट्टियाँ दे दी गई हैं, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को घरों में रखें, आप मास्क लगा के रखें, एहतियात करें। मेरा नहीं ख्याल मैंने अभी बाहर किसी को भी मास्क लगाते हुए देखा हो। कोई जिम्मेदारी ना हुकूमतें अदा कर रही हैं, ना आवाम इस पे कोई संजीदा इकदाम कर रही हैं, आवाम इसको कोई सीरियस ले रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल्स ही भरते हैं। फिर यही चीज़ें होती हैं जिसको हम सब फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमें चूँकि प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट है, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब को हमने पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया है, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब हमारे ऑडियंस को कुछ गाइड करना चाहें आप?
तो यही कहूँगा कि जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस आप दरख्तों कर लें, नंबर 1। राइट। दूसरी चीज़ जो सी है, ये जो से इधर अपना चावल की फसल है ना जी, वो हमने काटी है और हम गंदम लगाना चाह रहे हैं जी। उसके गवर्नमेंट जो सी है ना, ये जज साहब का जो ये दे रहे हैं डीसी साहबान, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 से 5 हजार रूटावेटर, जिससे जिम्मेदार जो सा ना जी, वो उसको कहते हैं ये इसको जलाए नहीं, असल इशू जो सा आ रहा है वो इसको जलाने से आ रहा है। तो अगर आपके पास बारिश की रहमत नहीं होती, कुछ इस तरह जो इमरजेंसी मेजर्स है ना जी, ये खास तौर पर जो 4 अजला हैं, इनके लिए आप आर्टिफिशियल रेन का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, उसको जो इमरजेंसी है, क्योंकि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म है ना, वो पॉपुलेशन पर इंतहाई गंभीर किस्म के होंगे, ये बच्चों के ऊपर खास तौर पर और अमूमी तौर पर ना, उसको कहते हैं तो सारी पॉपुलेशन इसका इफेक्ट। हम क्रिकेट का मैच तो हार चुके हैं इंडिया से, लेकिन कम से कम इसमें सर फिर कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हम सुन पा रहे हैं। आपको इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में दावत देंगे, क्योंकि बड़ा अहम इशू है और स्पेशली स्मॉक डिस्टॉर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा है आज तो वॉइस डिस्टॉर्शन। जाते हुए मुख्तसर आपसे हमारी बस यही इल्तमास है कि खुदारा स्मोक को हल्का ना लें, सैर सपाटे होते रहेंगे। जब आपकी सेहत होगी, ज़िंदगी होगी, तो अपने बच्चों को जो है ना, उनके अपने बच्चों को अवेयर करें और घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकले हैं। अगर निकलना भी है, ऐसी कोई मजबूरी भी है, तो आप मास्क लगा कर निकलें। सब नानी के घर है इस टाइम पे, जब छुट्टियां हो गई हैं, पहले 4 छुट्टियां रही हैं, लॉन्ग वीकेंड है, उसके बाद बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए हैं, अब दोबारा हफ्ते में जब 2 दिन छुट्टियां होंगी, सैटरडे संडे वैसे ही आपको ऑफ है, फ्राइडे को हाफ डे होगा, तो हो सकता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 4 दिन तो वो फिर नानों के घर जाना है और फिर किसी ने कहीं पर जाके तफरी करनी है, नहीं तो सड़कों के ऊपर जो है वो फिर इसीलिए तो इस केसेस में इजाफा देखने मोहल्लों की क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी। बीमार होते हैं हमारे बच्चे, जब फिर हॉस्पिटल्स जाते हैं तो फिर परेशान भी हम होते हैं। आपने ही अगर अपनी हिफाजत करनी है तो इसमें फ़ायदा भी आपका है, हमारा फ़ायदा नहीं है। तो हम सबको एक कलेक्टिव, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की ज़रूरत है, ताकि स्मोक से हम बच सकें। अदरवाइज़ हालात तो इसी तरह चलते रहेंगे। कोविड भी आगे गुजर गया है। अच्छा, कोविड भी आगे गुजरा है, तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हमने करना है। जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेगा उसकी सेहत ठीक रहेगी, वरना भुगतना हमें पड़ेगा। मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। मास्क लगा कर, सबको मास्क लगा के रखना चाहिए। K95 मास्क या सिंपल बैरिकेडेड मास्क? कोई मास्क लगाए, कोई भी। आप क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशन में जा रही हैं? नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।